नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मैं मौसमी प्रसाद। आ, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ जी, रही आ है? रही है, आ रही है। जी जी, जी, क्लियर। शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है शुक्र आपका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और द मैजिक मैन एंड चंद्रास के पटल से मैं मौसमी प्रसाद आप सबका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जितने भी श्रोतागण और सुधीजन लोग जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारे हम सबके बीच जो हमारे मेहमान हैं, वो काफी उच्च कोटि के हैं। लखनऊ से है उनका नाम ही काफी है। मैं कहना चाहूंगी कि आज शाम आप सबके समक्ष हमारे विशिष्ट साहित्यकार, अभिनेता, निर्देशक, चिकित्सक आदरणीय श्री मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी का स्वागत है। हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी। हमारे इस पटल पे मैजिक मैन नरेश चंद्र जोशी पटल पे आप सबका बहुत बहुत सर हार्दिक सर आज स्वागत बिजी करता भी हूँ। है। नॉर्मली सर रहते हैं, आज नहीं है, शायद व्यस्त है थोड़ी सी। तो वैसे मैं मुझसे बात हुआ था, मैंने उनको बोला था कि आप प्रेजेंट रहिएगा। मैंने कहा आपकी प्रेजेंट जरूरी है। जी जी जी। तो हम्म, पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को। जी जी, बिल्कुल। जी, मैं श्री मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को परिचय करा दूं कि वो पुष्पांजलि ललित कला के संस्थान के संस्थापक एवं निर्देशक हैं। रंगभूमि फेसबुक मंच के संस्थापक एवं अध्यक्ष। भोजपुरी फिल्म प्रीतिया बैरी भैली हमार की कथा और पटकथा भी लिखी है उन्होंने, और लॉकडाउन की वजह से वो पिक्चर अभी तक रिलीज नहीं हुई है, जल्द ही हो जाएगी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान संस्कार भारती लखनऊ में महामंत्री के रूप में कार्य किया है इन्होंने। इनकी अपनी यूट्यूब चैनल भी है, जो डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के नाम से जानी जाती है। और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्था टर्टल सर्वाइवल अलायंस यूएसए एवं वन विभाग उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर ऐसे वॉलेंटियर एज ए वॉलेंटियर ऑफिसर अवैतनिक के रूप में लखनऊ में कार्यरत रहे हैं। और प्राणी उद्यान एवं कुकरेल पिकनिक स्पॉट लखनऊ में भी 5 वर्षों तक लगातार वन जीवन एवं पर्यावरण पर जागरूकता कार्यक्रम भी किया है। तो बहुत तरह के चीजों से ये जुड़े रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी बाकी रहा है। शिखा गर्ग जी जब की जुड़ी है, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत स्वागत। मेरी छोटी बहन अच्छा है, बहुत स्नेह करती है। शिखा गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जी, अच्छा लगा, स्वागत शिखा गर्ग जी हाजिर हुई। है। और स्वागत है पटल पे। सर की उपलब्धियां और भी है, जैसे साहित्यिक कई सारे सम्मान इनको मिले हुए हैं, जिसमें साहित्यिक सृजन सम्मान, समाज शिरोमणि सम्मान, शिक्षा गौरव सम्मान, सारस्वत सम्मान, अटल सम्मान इत्यादि, इस तरह के कई सारे भव्य सम्मान इनको मिले हुए हैं। इन्होंने एक और काम किया है, जो है कि हिंदी अपराध पाक्षिक पत्रिका में क्राइम अलर्ट को के 2 साल का संपादक भी किया है। एंड पहला नाटक, जो सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी जो है, मैंने भी पढ़ी और मुझे काफी अच्छा लगा। इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे भी, कि पहला नाटक, बंगला नाटक इन्होंने बंगला भाषा में नाटक 10 वर्ष की आयु में किया था। और इसमें बेस्ट एक्टिंग की इनको अवार्ड भी मिली थी। और बाद में इसी नाटक को 10 वर्ष बाद इन्होंने डायरेक्टर भी किया, निर्देशन भी किया। और उसमें भी उनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए जनाब, आपका हार्दिक स्वागत है द मैजिक मैन एंड चंद्रास के पटल पर। और आपका स्वागत में हमारे कोलकाता के ही बहुत ही नामी गिरामी गजलकार हैं शैलेश गुप्ता जी की एक छोटी सी गजल से मैं आपको स्वागत करना चाहूंगी। कितनी प्यारी प्यारी बातें, चंदा सी उजियारी बातें, खुशबू में भीगी सरगम सी, मिश्री घुली तुम्हारी बातें। तो सर, अभी तक तो मैंने जितनी भी बातें आपसे की हैं, इतनी ज्यादा हंसमुख और इतनी ऊर्जावान बातें रही आपकी, तो इसलिए मैंने आपकी बातों को मिश्री सी खुली बातों से जोड़ने की कोशिश की है। तो चलिए,
अब हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर का सफर शुरू करने के पहले आप अपने बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो जरूर दर्शकों को बताएं। अपने बारे स्वागत है में सर। जो मैं छोटा सा परिचय मैंने अपना बना रखा है जी काव्य के माध्यम से, वो जरूर देना चाहूंगा। जी और बिल्कुल चूंकि बिल्कुल। उसी परिचय से शुरुआत करते हैं। जी ना मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। मैं तो वाह दिल क्या के बात है। कागज पर भावों की कलम चलाता। अरे क्या पसंद जो तुमको आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। क्या दिलों को बात है। जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। हर शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम। शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम। हो मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। मुझे नहीं वाह कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम। ओ क्या यारो बात है। मैं तो हूँ गुमनाम, ओ यारो बहुत मैं खूब। तो हूँ गुमनाम। वाह गजब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने तो अपना परिचय अपनी ही रचनाओं के द्वारा बहुत अच्छी दी है। वाह, बेहद खूबसूरत। तो प्रश्नों की दौर में चले सर, प्रश्नों का सफर शुरू करें। अब जी हम जी लोग बिल्कुल, आप प्रश्नों के बम छोड़िए, मैं भी अपनी तोप लेके तैयार बैठा हूँ। सर सबसे पहला सवाल आपसे डॉक्टर जी मनोज अग्रवाल से, गुमनाम लखनवी क्यों? जनाब आप तो बहुत नाम और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो फिर इसमें गुमनाम क्यों लगा दिया आपने? आपको तो सभी लोग जानते हैं, आपकी व्यंग गजलें और कविताएं, आप इतने बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, इतना कुछ है, फिर गुमनाम कैसे और क्यों? इसकी कहानी के लिए हम लोगों को बहुत फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, कम से कम 30 साल पीछे जाना पड़ेगा। जरूर चलेंगे ना, और चलेंगे, क्योंकि तो प्रश्नों का सफर है तो बहुत बहुत कुछ आना जाना होता है। बताए सर। आ, इसकी और शुरुआत साथ में लखनवी भी है, लखनवी कहीं इसलिए तो नहीं कि आप लखनऊ में रहते हैं, ऐसा कुछ? जी लखनवी तो इसीलिए जोड़ा, लेकिन लखनवी बाद में जोड़ा। जब जी शुरुआत मैंने करी थी, शुरू में जब मैंने रचनाएं लिखना शुरू किया, तो वो जी मेरी स्टूडेंट लाइफ थी। मैंने एक आध रचना लिखी, और रचना लिखने के बाद अपने नाम के साथ गुमनाम कैसे जोड़ा, आज इसका रहस्य उद्घाटन कर ही देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि बेसिकली क्या था कि जब मैं मात्र 10 साल का था, बिल्कुल तो ऐसा उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने चलता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलता हूँ। तो जी जी क्या जी हुआ कि जी सबसे पहले बात आती है कि शिक्षा। तो मेरी जो मदर थी, मेरी मदर ने मुझे घर में शिक्षित किया, घर में पढ़ाती थी। किसी स्कूल में नहीं, किसी नर्सरी केजी, मैंने नर्सरी केजी फर्स्ट कुछ नहीं पढ़ा। और मेरी मदर मुझे डायरेक्ट लेके गई, लखनऊ का बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय है, और इस समय देश विदेशों में उसका नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। और जी जिस वक्त मैंने सिटी मॉन्टेसरी में शिक्षा पाई, उस वक्त उस कॉलेज की स्थिति ये थी, उस स्कूल का हाल ये था कि नया नया विद्यालय खुला था। लोगों का बहुत ज्यादा उसके प्रति रुझान नहीं था, लगाव नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी मदर लेके गई, मेरी मदर ने ले जाके वहां पे बात की। तो उन्होंने बोला, अरे आप तो बेटे को लेके आ गए, आप डायरेक्ट करेंगे क्लास थर्ड में एडमिशन करने को। तो बोले नहीं, अभी तो नर्सरी के जी। बोले नहीं, हमने अपने बेटे को इतना प्रिपेयर किया हुआ है, आप चाहें तो इसका टेस्ट लेके देखिए। तो उनका जो प्रोसेस होता है, उन्होंने मेरा जो एंट्रेंस एग्जाम लिया, एंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद बोले, अरे आपका बेटा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, और हम जी। इसे क्लास थर्ड में भी एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन अरे वाह। हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि इसे एक क्लास पीछे हम अपने यहाँ करेंगे, हम क्लास टू में एडमिशन देते हैं। तो इस तरह जी से जी सीएमएस में मैंने पढ़ाई की शुरुआत की। लखनऊ का बेस्ट कॉलेज है। लखनऊ में आज की डेट में सीएमएस से बेस्ट कोई कॉलेज नहीं है। लोग जो है सीएमएस में एडमिशन पाने के लिए आज भी जद्दोजहद होती है कि उनका एडमिशन सीएमएस
शायद लखनऊ में जितने भी अभिभावक हैं, लखनऊ के जितने भी रहने वाले हैं, वो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो तो सीएमएस में हो। तो अच्छा, उन्होंने मेरा किया था क्लास सर। सेकंड में एडमिशन कर लिया। क्लास सेकंड में सर मेरा एडमिशन हो गया। जी, जी। उस तो क्लास स्कूल सेकंड में एडमिशन। की खासियत क्या थी सर, की खासियत क्या है कि सब लोग वहाँ अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं, और आप वहाँ पढ़ चुके हैं। एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे उनकी फीसेस वगैरह तो आज की डेट में बहुत ज्यादा है। एक आम आदमी उन फीसेस को बियर नहीं कर सकता, वो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि जी एक आम आदमी के बस का नहीं है। अगर कोई मिडिल क्लास या बहुत मिडिल क्लास है या कोई बहुत लोअर क्लास सोचे कि हमें अपने बच्चों को सीएमएस में पढ़ाना है, तो एक बार वो शायद हिम्मत ना कर पाए, क्योंकि वहाँ की फीसेस इस वक्त तो बहुत ज्यादा है। और जी जिस सर। वक्त मेरी माता जी ने मुझे पढ़ाया था, उस वक्त मात्र 20 रुपए फीस थी सीएमएस की। और अच्छा। मैं जितने दिन भी पढ़ता रहा सीएमएस में, मुझे लगातार जो है वहां से स्कॉलरशिप मिलती रही। मैं थ्रू आउट वहां पे फर्स्ट डिवीजन रहा। और वाह। मेरी, हाँ, और क्या होता था सीएमएस में, इस चीज की बड़ी खासियत थी सिटी मॉन्टेसरी में कि वहाँ हम्म। बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज और गेम्स, इनके प्रति बड़ा बहुत ज्यादा जागरूक किया जाता था। और बच्चे ही नहीं, बच्चों के पेरेंट्स को भी। मेरी वजह से मेरी मदर को काफी सारे अवार्ड मिले थे। मदर मैरी, मदर अच्छा। क्वीन, तमाम तरह के गेम्स होते थे, मेरी मदर उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तमाम तरह के गाने के कंपटीशन। और एक बात मैं आपको और बता दूं मौसमी जी, कि जी आज जी। हम लोग बैठे जरूर हैं नासिक के पटल पे, लेकिन आप कलकत्ता से हैं और मेरा भी संबंध कलकत्ते से है। जी हाँ, इस सफर के बारे में भी मुझे पूछना जी। है आपसे। जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जो नानी जी थी, मेरी नानी जी भी लेखिका थी, बहुत अच्छी शायरी गजलें गीत लिखती थी। उनके तमाम जो है अच्छा। लिखे हुए जी। और मेरी मदर को भी जो है धीरे धीरे चाहो, मेरी मदर भी थोड़ा बहुत लिखती थी, उनकी भी वो थी। और हुआ क्या कि मेरे से पूछा गया, सीएमएस में मैं छोटा था, तो मेरे को बोला बोला भाई ऐसा है कि कॉलेज का एनुअल फंक्शन होना है, और जो बच्चे हैं जिनके गार्जियंस गाते हो, जिनके गार्जियंस अच्छा परफॉर्म करते हो, तो वो अपने जी गार्जियंस का जी। नाम दे सकते हैं। तो मैंने बिना पूछे अपनी जी। मम्मी का नाम लिखा दिया। मेरी मम्मी गाना गाएंगी। अच्छा। मेरी मम्मी गाना गाएंगी। और मेरी मम्मी को स्टेज पे बुलाया गया। जब हम्म। एनुअल फंक्शन हुआ तो बोला गया भाई मिसेस अग्रवाल आप क्या गाएंगी। तो मेरी मदर ने, मुझे आज भी याद है, वहां पे गाना गाया था, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। शायद आपने वाह, सुना क्या होगा। बात। मैं थोड़ा सा गुनगुना के बता देता हूँ। जी जी जी। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तुम हो उस कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। बढ़ते चलो वाह। जमाने में तुम बढ़ता हुआ एक तीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। और क्या बात। वो ऐसे जो है वो हुआ। तो मेरी मदर ने हम्म। वहां छोड़ा। उसके बाद काफी गेम्स वगैरह में मेरी मदर ने पार्टिसिपेट किया, उनको काफी प्राइजेस जी मिले। जी तो इस तरह से दौर चलता रहा। और पहली बार जो कहना चाहिए, पहली बार जो मेरा सफर शुरू हुआ नाटकों का, तो जी एक छोटा सा कॉलेज के एनुअल फंक्शन में ही एक प्ले तैयार किया गया था। कौमी एकता पर जी एक प्ले था। तो उसमें मुझे एक सिख का रोल दिया गया, एक सरदार का जी। रोल मुझे दिया गया। और हमारे यहाँ का बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है लखनऊ में, रविंद्रालय ऑडिटोरियम है, रविंद्रालय में उसका जो है मतलब एनुअल फंक्शन हुआ सीएमएस का। उसमें पहली बार मैंने मंचन किया, बहुत अप्रिशिएट किया गया। और उस मंचन को ही उस मंचन को ही जो है एक बंगाली डायरेक्टर थे हमारे यहाँ, मिस्टर जी आशीष सेन गुप्ता। तो जी। वो इत्तेफाक से उस मंचन को देख रहे थे। और उस मंचन हम्म। को देखते देखते उनके मन में पता नहीं क्या आई, वो मेरे घर में आए और मेरी मम्मी से आकर के बोले बोले ऐसा है कि हम लोगों ने एक जो है बंगला नाटक प्लान किया है, और आपके बच्चे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्षमता है, और मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरे साथ नाटक में काम करे। जी। तो मैं भी एग्रेसिव था, मुझे बचपन से बड़ा शौक लगता था। मैं क्या करता था, छोटेपन में भी मैं सामने शीशा रख लेता था और शीशे के सामने अच्छा। खड़ा होके तरह तरह के एक्ट करता था,
तरह तरह की नकलें उतारता था, तरह तरह के जो मूवीज आती हैं, मूवीज देख के कहीं अमिताभ बच्चन की नकल उतारना, कहीं कौन कैसे बोलता है, तरह तरह से उसकी नकलें मैं करता था, मिमिक्री करता था कर करके। तो मुझे वो जो कहावत कहते हैं, ये अंधा क्या अभी चाहे अगर दो आंख। अभी अगर किसी की तो मिमिक्री आप करके सुनाए सर, किसी एक्टर की कुछ दो डायलॉग्स बोल करके किसी आपके फेवरेट एक्टर की, तो जान पाएंगे सर? इतना सब कुछ आप में गुण है तो इतनी कैसे सब कुछ जानना चाहते चाहेंगे सर? हम्म, अगर हो पॉसिबिलिटी है हाँ, तो आप सुनाए। नहीं नहीं बिल्कुल। अ, मुझे याद आ रहा है, अभी रिसेंटली मैंने कोई मिमिक्री तैयार तो नहीं करी। एक जॉनी लीवर साहब की एक कबड्डी की मिमिक्री है, और शायद आप जी लोगों ने सुना भी होगा कि एक बार फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, अचानक शूटिंग रुक गई। तो जी उस शूटिंग में क्या होता है कि फिल्म स्टार्स काम कर रहे थे, और बड़े बड़े स्टार्स थे उसमें। अशोक कुमार जी थे, देवानंद जी थे, जीवन साहब थे, और तमाम थे। तो उसमें कुछ जो है, जो कहते हैं, जो अपने जो मतलब मतलब जो कहते हैं ना, जो मतलब नाजर, यानी कि हिजड़े, उसमें कुछ वो भी काम कर रहे थे। जी जी जी। तो क्या होता है कि फिल्म की शूटिंग रुक जाती है, और फिल्म की शूटिंग रुकती है, और रुकने के बाद में ये होता है कि भाई अब क्या करना है। तो बोले टाइम कैसे पास किया जाए, अभी तो शूटिंग प्रोसेस होने में देर लगेगी। तो ये होता है कि भाई हम्म। एक जो है, चलो कबड्डी खेल के समय पास करते हैं। तो एक तरफ जी। हीरो की फौज इकट्ठी होती है, एक तरफ फिल्म स्टार्स की होती है। अच्छा। तो हाँ, तो वो मिमिक्री जॉनी लीवर साहब की बहुत अच्छी मिमिक्री थी। शायद मैं उस लेवल तक ना पहुंच पाऊं, क्योंकि वो तो भाई उनका जो है मिमिक्री में एक अपना वो है लेवल। लेकिन कोशिश हम्म। करता हूँ कि देखिए, मैं उस जमाने में नकल किया करता था इन सब मिमिक्रीज को सुन सुन के। जी तो एक बार बिल्कुल कोशिश सर। करता हूँ। जी। तो उसमें अ, अपने जॉनी वॉकर साहब हैं, जॉनी वॉकर साहब सबको तैयार कर रहे हैं खेलने के लिए, कि भाई कौन कौन कबड्डी खेलेगा। तो हाँ सर। "हम्म, अभी तो आप लोग देख रहे हैं, ये रुक चुकी है। अभी अभी ये शूटिंग रुक गई है, और कबड्डी खेलने का प्लान बनाया गया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन कौन कबड्डी खेलेगा। हम्म। हम्म, अ, अशोक कुमार जी, आप कबड्डी खेलेंगे क्या? अब अशोक कुमार जी बोलते हैं, अरे वो देखो क्या है, जॉनी, अरे देखो भाई, अरे कबड्डी, मैं कबड्डी तो खेल सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं जब भी खेलता हूँ कबड्डी, तो मेरी टूट जाती है हड्डी। अब भैया मेरे को तो कबड्डी से दूर रखो, मुझे कबड्डी के नाम से क्या डर लगता बात है है। जॉनी। और किसी को तैयार कर लो। अब वाह क्या बात है। जॉनी जॉनी वॉकर क्या साहब बात है। के जाते हैं जीवन हम्म। साहब के पास, जी। कि जीवन साहब, आप कबड्डी खेलेंगे क्या? तो अब जीवन साहब कह रहे हैं, हाँ मैं गाधे, कबड्डी मैं नहीं खेलूंगा, क्या तेरा बाप खेलेगा? अभी इतने बरसों के बाद छक्कों के साथ कबड्डी खेलने का ये पहला मौका है, मैं तो जरूर खेलूंगा। हम्म। जीवन साहब तैयार हो जाते हैं। उसके बाद देव साहब की बारी आती है। जी जी। भैया देवानंद जी, आप भी कबड्डी खेलेंगे क्या? हम्म, वैसे तो मैं हसीनों का पागल हूँ, हसीनों का पुजारी हूँ, हसीनों का दीवाना हूँ, लेकिन इन हसीनों को देखकर मुझे पसीना आता है। क्या बात है सर। बहुत खूब बहुत खूब। सब एक्टिंग का जो बीज था बचपन से ही प्रस्फुटित हो रहा था आप में। बहुत जबरदस्त। तो फिर हम लोग बात कर रहे थे, सर का शायद कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आई है। हेलो।
तो ये बचपन से ही न जाने कितने सारे गुणों के भंडार थे, कितनी सारी विद्याओं में लिखना, अभिनय करना, डायरेक्शन करना, निर्देशन और करना, और पर्यावरण से भी जुड़े रहना, वन विभाग से भी जुड़े रहना। तो बहुत सारे क्वालिटीज इनमें थी शुरू से ही। और एक डॉक्टर भी रहे हैं। सर अभी ठीक है? सुनाई दे रही है सर आपको? कमाल प्रस्तुति, रमाकांत सिन्हा सर जी जुड़े हैं, पंकज कुमार जी जुड़े हुए हैं, और सभी लोग बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं सर आपकी। थैंक यू। नो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने सर देखा और मेरी मम्मी से बोले कि इसको जो है मैं अपने प्ले के लिए लेना चाहूंगा। हम लोगों ने एक जी। बंगला प्ले प्लान किया है, आई बूढ़ो बाप। और आई बूढ़ो हाँ बाप जो है उसकी स्टोरी ऐसी है कि अ, उसकी स्टोरी एक गरीब बच्चे की है। एक 10 साल का भिखारी बच्चा है, जी। और वो उस नाटक का हीरो है। और बहुत ही अच्छा। पावरफुल रोल है। उन्होंने पूरा बताया, समझाया। फिर बेचारे मेरे पास आए और मेरे को लेकर के गए, डेली रिहर्सल में जाते थे। मैंने शुरू की, रिहर्सल होने लग गई प्ले की। जो है पहला पहला प्ले था, मतलब पहले प्ले में, और पहले प्ले में मतलब मेन लीड कैरेक्टर मिला। तो उसकी स्टोरी ये थी कि एक जो है 23 साल का लड़का, और वो जी। एक लड़की से प्रेम करता है। तो उसका जी। नाम रहता है गोबर गणेश। तो वो एक लड़की से प्रेम गोबर। करता है, लड़की का नाम रहता है खेदी। बंगला में इस तरह के नाम होते हैं, आप वाकिफ होंगे। तो लड़की का नाम जी रहता है जी जी खेदी। जी। खेदी से गोबर गणेश प्रेम करता है। और उसके सारे दोस्त मिलके क्या करते हैं कि गोबर गणेश को एक्सप्लॉइट करते हैं। और वो हम्म। जबरदस्ती उस 10 साल के भिखारी बच्चे को लाते हैं, और ला करके उस गोबर गणेश का बच्चा बना देते हैं। उसका बच्चा बना अच्छा। देते हैं। बच्चा बनाने के बाद अब वो पूरा बेचारा जो है पूरे 3 घंटे के प्ले में सबको एक्सप्लेन करता रहता है कि यार मेरी उम्र 23 साल है, लड़के की उम्र 10 साल है, तो क्या मैं 13 साल की उम्र में बाप बना था। उसकी प्रेमिका उसको छोड़ के भाग जाती है, वो लड़का उसके जी। घर पे कब्जा करके बैठ जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छा। बहुत ही कॉमेडी प्ले था। तो आई जी मीन कि जो उसके गोबर गणेश के फादर होते हैं, वो भी उस लड़के को जी अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका कॉलेज में, स्कूल में नाम लिखा देते हैं। और वो पूरी तरह से मतलब उनके घर में रच बस जाता है। तो ये उस जी। प्ले का थीम था। तो हुआ क्या कि मैं कर रहा था, और एक दिन अचानक शायद रिहर्सल के टाइम पे मेरे से कुछ गलती हुई। उन्होंने मेरे को, जो मिस्टर आशीष सेन, बहुत ही अच्छी वार्तालाप चल रही थी उनकी बचपन की। न जाने कितनी सारी स्मृतियां हैं जो उनके एक्टिंग से, उनके जीवन से, उनके साहित्यिक दुनिया से जुड़ी हुई है, और जिसके बारे में हम लोग सुन रहे थे। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि इस जिस मूवी की बात कर रहे हैं, इसमें इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और इसी मूवी को इन्होंने जब निर्देशन किया, इस मूवी का 10 साल के बाद, और इन्हें बेस्ट बेस्ट निर्देशन का भी अवार्ड दिया गया था। ऐसे न जाने जी। कई सारे फिल्में बना चुके हैं। हाँ सर बताएं। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर, वहां पे आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद कुछ। मैंने बोला, मैंने कहा ऐसी की तैसी में जाओ तुम, और तुम्हारा जी। नाटक, मुझे नाटक नहीं करना है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे को जो है डांटा नहीं। आपने मेरे को थप्पड़ कैसे मारा। मैं उस समय ओ। गुस्से के मारे रिहर्सल प्लेस से अकेला भाग के घर आ गया। आगे मैंने मम्मी को जी बोला, मैंने कहा मुझे नाटक वाटक कुछ नहीं करना, और इन्होंने मेरे को इतनी जोर से क्यों मारा। तो अब वो बेचारे बाद में मेरे घर आए, फिर घर आके मम्मी को बोले, अरे और सॉरी बेटा, सॉरी, गलती हो गई, वो मेरे को गुस्सा आ गया यार। और देख, तू नहीं जी जानता है तू क्या चीज है, तो बहुत बड़ा विस्फोटक है। और ऐसा, मैंने कहा मुझे नहीं करना है नाटक। मैंने कहा आपने मुझे कैसे हाथ लगाया, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है। भाड़ में जाओ तुम्हारा नाटक लेकर के, मुझे नहीं करना नाटक, मैं नहीं करूंगा। जी फिर बहुत बेचारे मेरी मम्मी को बोले, बोले अब तो देखिए इतना 20 दिन का रिहर्सल हो गया है, और ये अब इस तरह से कैसे आप समझाइए इसको। मेरी मम्मी ने फिर मेरे को समझाया। बोले अरे अंकल है, बड़े हो जाता है। बोले अरे यार मैं सॉरी बोल रहा हूँ तेरे को, तू आ जा। जी तो फिर दोबारा से रिहर्सल की शुरुआत हुई। दोबारा रिहर्सल की शुरुआत हुई। और जी। जिस दिन
प्ले होना था, मुझे आज भी उसकी यादें ताजा है। जिस दिन प्ले होना था उसके ठीक एक दिन पहले मुझे 100 फीवर हो गया। ओहो। मुझे 100 फीवर हो गया। जब अच्छा। 100 फीवर हो जब 100 फीवर हो गया तो, हाँ, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने देखा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तब उन्होंने खुद मेरे को बोला, बोले बेटा ऐसा है, तेरे को तो फीवर आ गया, तू कैसे 3 घंटे का प्ले करेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अंकल आप जब इतना मैं करके आया हूँ, तो मैंने कहा एक्ट तो मैं करूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने कहा हुआ है तो काम तो मेरे को करना है, अब एक्ट जी करूंगा। जी जी जी। तो सारी रात बैठ के वो बेचारे मेरे घर पे बैठे, मेरे को गए जाके जी। डॉक्टर को दिखा के लेके आए, डॉक्टर को दिखा के लेके आए। आने के बाद में दवा दिया। सारी रात बाल्टी में मेरा सर लटका के पानी से मेरा सर धोते रहे। उन्होंने बहुत मेरे ओहो। साथ रात भर बेचारे लगे रहे। जी। फिर समझिए सुबह तक थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, लेकिन वो हल्का सा हरारत टाइप का बना। फिर भी सुबह भी उन्होंने मेरे को बोला, बोले नहीं बेटा अगर नहीं हो पा रहा तो मेरे को बोल, मैं नहीं अंकल करता हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा। जी तो जी जी। और उन्होंने मेरी मम्मी को ये बात बोली थी जब मैं शुरुआत कराई थी। बोले देखिए आपको मैं बोल रहा हूँ भाभी जी कि आपके लड़के में टैलेंट है, और मेरी गारंटी है कि बेस्ट एक्टर अवार्ड इसी को मिलेगा, ये कंपटीशन का प्ले है और बेस्ट एक्टर अवार्ड ये लेके जाएगा। तो आप यकीन मानिए कि मतलब उस समय मतलब मैंने तब महसूस कमिट करूंगा, ये कमिटमेंट का मेरे अंदर तब से ही पैदा हुआ कि मैंने अगर किसी से कमिटमेंट किया है तो उसको फिर वो गड़बड़ मत करो। बना है। तो मैंने समझिए उस स्थिति में प्ले किया। और माँ शारदे की मेरे ऊपर कृपा रही, भगवान का जी मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। और वास्तव में जी। उस पहले प्ले ने मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड जब दिलाया, और जब मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला तो मेरी मतलब जो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बिल्कुल जो है जी। एकदम उछलने लगा बड़ा कि अरे मेरे को तो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल गया। जो है वाह। बहुत मेरे को जो है वो हुआ। उसके बाद में आपको ऐसे ही धीरे बधाई, धीरे बहुत करके बहुत फिर बधाई। अ, बहुत बहुत बधाई। कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। हम्म, तो उसके बाद में अच्छा फिर है। ऐसे गाड़ी चलती रही। धीरे धीरे जी फिर कोशिश करी मैंने। कभी कभी मैं जो पुराने गाने होते थे, पुराने गानों पर मैं अक्सर जी पैरोडियां बनाया करता था क्लास में बैठा बैठा। और एक बात आपको और बताऊं, मुझे जी बड़ा मजा भी आता था। और मेरी क्लास में मेरे कॉलेज में, मैं जिस कॉलेज में भी रहा हूँ, उस हर कॉलेज के एनुअल फंक्शन सारे मैंने ही हैंडल करवाए हैं। सारे एनुअल फंक्शन का ऑर्गेनाइजर में ही रहता था। कॉलेज में अच्छा। जिस जिस कॉलेज में भी मैं गया हूँ, उस हर कॉलेज में सारे एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज मैंने ही करवाया। और वाह। वहां पे क्या होता था कि अक्सर क्लासेस खाली होते थे जब टीचर्स नहीं होते थे, तो ये होता था कि जी चलो बच्चों में कोई ऑप्शनल टीचर आ गया, तो वो ऑप्शनल टीचर पढ़ाते नहीं थे। वो ये बोलते थे अरे बच्चों जी कुछ गेम खेलते थे। तो अक्सर ये होता था क्या कि अंताक्षरी खेलेंगे। तो अंताक्षरी खेलने में जी। आपको तो मेरा एक रिकॉर्ड रहा है अंताक्षरी में, आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया। वाह क्या अंताक्षरी बात में है। कोई भी नहीं हरा पाया। तो नतीजा ये होता था कि जब अंताक्षरी हम लोग खेलने बैठते थे, तो जी पूरी क्लास में जब ये होता था कि बंटवारा होगा आधा आधा क्लास, तो पूरी क्लास ये बोलती थी कि नहीं, ये मनोज अग्रवाल जो है ये अकेला एक तरफ होगा, पूरी क्लास एक तरफ। और पूरी क्लास एक तरफ होने के बावजूद भी अंताक्षरी में आज तक हारा नहीं मैं। क्या बात। तो जी बहुत सारे मतलब गुण। और इसका जो टोटल और इसका जो टोटल श्रेय रहेगा, टोटल श्रेय कहीं ना कहीं जाता मेरी माता जी को ही है। क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से समझिए वो लेके मुझे बिना किसी सोर्स के, कोई सोर्स नहीं था उनके पास, उनको मेरे अंदर जब जी दिखा कि मैं ये सब करने लग गया हूँ, तो बिना किसी सोर्स के वो लेके मुझे आकाशवाणी गई। आकाशवाणी में मेरी शुरुआत बाल संघ कार्यक्रम से हुई। आकाशवाणी में बाल संघ में मैंने पहला कदम रखा। आकाशवाणी में उसके बाद में फिर आगे चलता फिर आकाशवाणी के तमाम कार्यक्रम मुझे मिलते गए। मैंने बाल संघ में भी कंपेयरिंग पहले ऐसे एक जो है उसमें पार्टिसिपेंट जुड़ा, फिर उसकी मैंने बाल संघ की कंपेयरिंग भी की। फिर आकाशवाणी से कार्यक्रम जी। आता था युवाणी, युवाणी में भी मैं एज ए कंपेयर रहा, मैंने कंपेयरिंग की, युवाणी की। फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी बिना किसी सोर्स के अपने भी यहाँ पे ही मुझे दूरदर्शन लेकर के गई। लखनऊ अच्छा। दूरदर्शन में फुलवारी कार्यक्रम से मेरी शुरुआत हुई। एक कार्यक्रम आता था नन्हे मुन्ने, उसमें भी मेरे काफी कार्यक्रम आए। फुलवारी में भी कार्यक्रम आए। बाद में फुलवारी को मैंने होस्ट भी किया, एक जमाने में दूरदर्शन में फुलवारी कार्यक्रम को मैंने होस्ट भी किया। तो मतलब कहीं अच्छा। भी जहां भी मैं गया, तो उसके पीछे समझिए मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ रहा कल्चरल फील्ड में वहां तक आगे ले जाने में मेरे को। और पापा मेरे जो थे, पापा मेरे बिजनेसमैन थे। हम्म। उन्होंने तो सारी जिंदगी जो है गांधी जी की पोशाक पहनी,
कभी उन्होंने पैंट कमीज नहीं पहना, हमेशा धोती कुर्ता पहनते थे। और मुझे हमेशा जो है ठाट करवाए, एक से महंगे महंगे सूट्स बनवा के दिए। और एक और मजे की बात आपको बताता हूँ। एक जी। वही सिटी मॉन्टेसरी का जब मेरा एडमिशन सिटी मॉन्टेसरी में हुआ, और पहली बार जब वहां पे पेरेंट्स मीटिंग हुई, पहली बार जब पेरेंट्स जी। मीटिंग हुई, तो मेरे को ये बोला गया, बोला बेटा ऐसा है कि पेरेंट्स मीटिंग में जो है डायरी में उन्होंने नोट्स लिख के दिए, और बोले पेरेंट्स मीटिंग में अपने जो है गार्जियंस को बुला के लेके आना है। तो मैंने घर आके बोला, मैंने कहा जो है मम्मी और फला तारीख को पेरेंट्स मीटिंग है, उसमें आपको पापा को चलना है। तो पापा रात को घर आए ट्रांसपोर्ट से, हमारे पापा का ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था यहाँ जी। लखनऊ में। जी। तो जी। पापा रात को घर आए, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे स्कूल में जो है पीटीएम होना है, आपको मम्मी को बुलाया गया है। तो बोले ठीक है बेटा चलेंगे। बात हो गई। तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा पापा एक बात बोलनी है। तो बोले हाँ बेटा बोलो। मैंने कहा पापा ऐसा है कि आप पैंट कमीज पहन के चलना। तो बोले क्यों? हम्म। तो मैंने कहा कि पापा ऐसा हुआ, जितने भी बच्चे आते हैं ना सबके पापा पैंट कमीज पहन के आते हैं, और आप धोती कुर्ता पहन जी। के जाओगे तो मेरे को कैसा लगेगा? तो जी। मेरे से बोलते हैं, बोले बेटा मेरे तो पिताजी ने भी कभी पैंट कमीज नहीं पहना था, वो भी धोती कुर्ता पहनते थे। बोले मैं तो पैंट कमीज तो नहीं पहन सकता, धोती कुर्ते में। बोले तुम ऐसा करो, मम्मी को लेके नखास चले जाओ। यहाँ लखनऊ में एक नखास लगती है, बड़ी मशहूर बाजार है, साप्ताहिक बाजार लगती है नखास की। तो अच्छा अच्छा। नखास में जो एक नंबर दो नंबर सारे सामान बिकते हैं वहाँ, वो काफी मशहूर मार्केट है। जी। तो एक जोक जो बन जाता है, उन्होंने मेरे को क्या बोला, बोले बेटा ऐसा है मम्मी को लेके नखास चले जाओ, और नखास से जी। पेरेंट्स मीटिंग के लिए एक पैंट वाले पापा लेके आओ। पैंट वाले पापा लेके आओ, उनको लेके जाओ, मीटिंग अपनी करवा करके उनको वापस कराना। और उसके बाद से आप ये सोचिए कि मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। पानी पी लीजिए सर, आप थोड़ी सी पानी पी लीजिए। नहीं नहीं कुछ नहीं। तो स्कूल कॉलेज मीनू पानी दो बेटा। हाँ, थोड़ी सी पानी पी लें आप। तो पापा मेरे फिर मेरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी नहीं गए, कभी नहीं गए कॉलेज, तो कभी स्कूल गए ही नहीं। जहां भी जाती थी मेरी मम्मी जी। जाती थी, हमेशा कहीं भी। आज तक उन्होंने कभी मेरे स्कूल में कदम नहीं रखा, कभी मेरे स्कूल में कोई जानता भी नहीं कि मेरे फादर की शक्ल कैसी है। ओ तो अच्छा। टोटल मम्मी मेरी सब जगह लेके जाती थी। मम्मी ने ही सारे पूरे जो है मेरे कल्चरल फील्ड भी तैयार करवाए। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और जी। जब मैं हाई स्कूल में आया, तो हाई स्कूल में आकर के मैंने अपनी एक नाटक किया था मैंने, बकरी। जी। बकरी। हाँ जब सर, मैं उसके बारे हाई में भी स्कूल मैं पास पढ़ रही थी। कर चुका था। नहीं हाँ ये बकरी, हाँ नहीं बकरी से पहले की बात है। मैंने हाई स्कूल में हाई स्कूल में हाई स्कूल में आने के बाद मैंने अपना पहला नाटक, ये हुआ कि उसको लिखना है, बोले कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, और एनुअल जी। फंक्शन में आप क्या परफॉर्म करोगे? तो बोले आपको तो जो है नाटकों में शौक ज्यादा है, बोले आप कोई अच्छा सा नाटक तैयार कर लो। तो मेरे दिमाग में आया कि नाटक तैयार कर लो, तो एक नाटक मैं क्यों ना लिखूं। तो मैंने कोशिश की उस वक्त नाटक लिखने की, और हाई स्कूल में पढ़ते हुए मैंने पहला नाटक लिखा क्रिकेटाइटिस। उस समय क्रिकेट बहुत जोरों पे चल रहा था, क्रिकेट बहुत जोरों पे था उस समय। मोहिंदर अमरनाथ और आपके जो दिलीप वेंगसरकर, श्रीनाथ, सब बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स उस समय हुआ करते थे। लेकिन होता क्या था कि अक्सर उस समय ज्यादातर मैचेस में ये हो रहा था कि उस समय इंडिया का कुछ बुरा दौर चल रहा था, कि जहां भी जा रही थी हाँ, वो हार जाती थी। आ जहां भी जाती थी। मतलब मोस्टली प्ले उसमें मैचेस इंडियन टीम हार गई थी। तो हाँ जी। वो चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, मैंने उन चीजों को जो है वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद मैंने एक प्ले लिखा, उस प्ले का नाम मैंने दिया जी। क्रिकेटाइटिस। और जी। क्रिकेटाइटिस मैंने उसका नाम दिया, उसमें मैंने क्रिकेट और अंधविश्वास दोनों को जोड़ा। तो जी। जोड़ करके मैंने वो अपना पहला प्ले लिखा। और पहला प्ले मैंने लिखा क्रिकेटाइटिस, वो मैंने कॉलेज में प्ले किया।
और बड़ी प्रसिद्धि मिली। लेकिन कॉलेज में क्रिटिसाइज भी हुआ जब मैं उस प्ले को करने, तो मेरे टीचर्स कहने लगे, बोले कि बेटा ये प्ले डायरेक्शन कौन करेगा? मैंने सर मैं डायरेक्शन करूंगा। बोले तुम कैसे डायरेक्शन करोगे, तुमको डायरेक्शन का क्या तजुर्बा है? मैंने सर मुझे तो कोई तजुर्बा नहीं है। मैंने सर तजुर्बा तो नहीं था लिखने का भी, प्ले मैंने ही लिखा है, पहली जी पहली बार प्ले लिखा है, आप देख लीजिए, अगर आपको कहीं गलत लगता हो तो आप मेरे को बताइएगा। तो उन्होंने देखा जी देखा, उन्होंने प्ले देखा, बोले नहीं यार लिखा तो तुमने अच्छा है। तो मैंने सर अगर आप समझते हैं तो भाई आप मेरे गुरु हैं, आप समझे तो आप तैयारी करवा दें। बोले अच्छा चलो ठीक, कोई जी बात नहीं, तुम ही तैयार करो, देखते हैं। तो मैंने पहली बार प्ले का डायरेक्शन किया, अपने ही लिखे नाटक का। तो काफी लोगों ने भी कहा रही है हाई स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, ये क्या जो है प्ले डायरेक्ट करेगा। खैर वो प्ले जी समझिए कि जो गार्जियंस आए, जितने टीचर्स थे, जितने कॉलेज के, सब इतना सुपर डुपर प्ले हुआ, बहुत पसंद आया लोगों को। उसमें कॉमेडी भी थी, आत्मविश्वास भी था। तो फिर धीरे धीरे करके फिर उसके बाद मुझे मंचन संस्था है लखनऊ में, वो काजल चक्रवर्ती जी, चूंकि बंगाली, अब चूंकि हम लोग थोड़ा कलकत्ते से टच है, तो हमारी बंगाली फैमिलीज में यहाँ लखनऊ में भी काफी हमारे जो है होल्ड है, काफी हमारे बंगाली फ्रेंड्स हैं, बंगाली फ्रेंड्स मेरे काफी हैं, काफी बंगाली फैमिलीज में मेरा आना जाना भी है। और कलकत्ते में जी दो दो तीन, यहाँ पे लखनऊ में दो दो तीन तीन दुर्गा पूजा होती है। उन दुर्गा पूजाओं का मैं मेंबर भी हूँ, उनका जो है संस्थापक सदस्य भी हूँ। हमारे यहाँ घर के बगल में आनंद नगर की पूजा होती है, मेरी क्लिनिक है आलमबाग में, मेरी क्लिनिक के पास वहां पे पूजा होती है, उसका भी मैं मेंबर हूँ। तो वहां के सारे कार्यक्रम, जो खासकर जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है, वो सारी मेरे जिम्मे ही आ जाती है। तो उनको परफॉर्म करवाते हैं, तो इस तरह से करके फिर आगे कार्यक्रम चलता रहा धीरे धीरे करके मुझे। तो वहां से मतलब हुआ तो मुझे फिर मंचन में इनवाइट किया गया। तो मंचन में भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा नाटक था बकरी। जी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा नाटक था बकरी। और बकरी को जब हम लोगों ने प्ले किया, तो काजल चक्रवर्ती जी उस प्ले का डायरेक्शन कर रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर लिया। बोले कि आपके अंदर मुझे काबिलियत लगती है कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरे ना रहने पे रिहर्सल आप कायदे से करवा सकते हो। तो मैं आपको प्ले में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर भी ले रहा हूँ, आप मेरे साथ असिस्ट करो। तो मैंने उनको प्ले में उनके साथ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया। और उस जी प्ले में मेरा लीड कैरेक्टर भी था, लीड कैरेक्टर था एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा नाटक था बकरी। तो वो हम्म। बकरी नाटक इतना सुपर डुपर हिट मेरा हुआ कि उस जी नाटक में मेरा कैरेक्टर एक सिपाही का था, सिपाही का कैरेक्टर था। और उसकी कथा वस्तु ये थी कि तीन डकैत होते हैं, तीन डकैत वो किसी तरीके से उस सिपाही को अपने ग्रिप में लेते हैं, और उस सिपाही को ग्रिप में लेके उस सिपाही का मिसयूज करते हैं। और सिपाही के जरिए से गांव की एक भोली भाली औरत होती है, उसकी बकरी को उठा लेते हैं, उसकी बकरी को गांधी जी की बकरी बना देते हैं कि ये गांधी जी की बकरी है और गांधी जी इसका दूध पिया करते थे, और ये बड़ी ऐतिहासिक बकरी है, इसका मंदिर बनना चाहिए। मंदिर के नाम पे जो है सारे गांव वालों को, तमाम भोले भाले लोगों को लूटते हैं। उसमें सिपाही बड़ा उनका साथ देता है, वो भी मतलब बिल्कुल टोटल जो है लगा रहता है उनके साथ। और वो उसको धीरे धीरे करके वो नेता बन जाते हैं, सारे नेता बन जाते हैं। सिपाही का प्रमोशन करके उसको जो है आईजी डीआईजी बना देते हैं। सिपाही जो है बिल्कुल, कहा तो वो डंडा छाप सिपाही था। तो उसमें क्या था कि जो औरत से बकरी जब लेके आने का सीन था, तो ये था कि तमाम संस्थाओं ने किया, एवं कि दर्पण, इप्टा, संकेत, कई संस्थाएं थी, उन्होंने और बकरी नाटक को करने में उन्होंने क्या किया था कि बकरी की जगह सिंबॉलिक उन्होंने किसी ना किसी आदमी को या किसी लेडीज को बकरी के रूप में बना के खड़ा कर दिया था स्टेज पर। लेकिन जब हमारी और काजल जी की बात हुई, काजल चक्रवर्ती जी की, तो मैंने कहा दादा जी मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम इस पे ओरिजिनल बकरी लाए तो कैसा रहेगा। तो मेरे को बोले बोले अरे यार मनोज भाई क्या बात करते हो, स्टेज में बकरी कैसे आएगी? मैंने सर मेरे को लगता है अगर ओरिजिनल बकरी आएगी तो हम थोड़ा औरों से अलग हट के जाएंगे। तो बोले कैसे? मैंने चलिए मैं बकरी अरेंज करता हूँ। तो जी मेरे पड़ोस में जो है थोड़ा सा मलिन बस्ती है, तो वहाँ जी काफी जो है लोगों ने बकरी बकरी पाल रखी। मैं गया, मैंने जाके एक लेडी से बात करी, मैंने कहा माता जी मुझे एक दिन के लिए आपकी बकरी चाहिए, शाम को आपको वापस जी कर दूंगा। तो बाकी दिन तो जी रिहर्सल किया, और बकरी भी इतने गजब की आर्टिस्ट निकली, उसको सारे दिन हम लोगों ने अपने साथ रखा ना। और 3 घंटा, समझिए 3 घंटा उसको स्टेज पर हम लोगों ने एक ही दिन में उसको जिस जिस तरह से एडजस्टमेंट किया, 3 घंटे वो स्टेज पे खड़ी रही। स्टेज पे उसने
ना तो लेटरिन बाथरूम किया, ना उसने आवाज लगाई एक बार भी। बिल्कुल। वो बहुत गजब का रोल बकरी ने भी प्ले किया। और सबसे बड़ी चीज क्या थी जी। कि जो बकरी को जब लेके आने का सीन था, तो ये हुआ कि हम्म। बकरी को कहाँ से लाया जाए। तो मैंने बोला कि मैं एंट्री करूंगा रविंद्रालय के बैक डोर से, जो रविंद्रालय जहां से ऑडियंस की एंट्री होती है। आगे प्ले चल रहा था, उसमें बोलते हैं जो है डकैत कि दीवान जी जाओ और उसकी बकरी लेके आओ। और बस मैं जी जी। हुजूर अभी लेके आता हूँ। गया, जाकर के बकरी लेने के लिए गया। और वो एग्जिट कर गया जो है। एग्जिट करने के बाद अब लोग तो सोच रहे दीवान जी गए बकरी लेके, अभी सामने स्टेज पे आ जाएंगे। और सामने प्ले चल रहा है, डकैत अपनी मस्ती में अपनी बातें कर रहे हैं, लोगों का ध्यान उधर रहता है। एकदम से पीछे से बैक डोर खुलता है, वहां से मेरी एंट्री होती है बकरी लेके। और बकरी को इस अंदाज में घसीट रहा है जैसे भैंस घसीटी जाती है। तो भैंस के अच्छा। स्टाइल में बकरी को घसीट के ला रहा है। और एकदम से आवाज आती है "आ!" तो लोगों पीछे पलट के देखते, बोले क्या, बोले यार ये तो पुलिस वाला है, ये तो दीवान जी है, ये बकरी लेके आ रहे हैं। तो बकरी को लाकर के स्टेज पे खड़ा किया, उसका मंदिर बना दिया गया। उसमें हम लोगों ने कुछ गाने भी डाले थे। बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, देवी मैया तोरे चरणन अरज करूं, दो कर जोड़े अरज करूं, चार कर जोड़े अरज करूं। और एक उसमें फिर बाद में ये होता है कि वो सारे मिलकर के बकरी के नाम पे तम पूरे गांव को लूट लेते हैं, सारा गहना जेवर लूट लेते हैं, सब कर लेते हैं। और बाद में उस बकरी को जो है मार काट के खा पी जाते हैं। खा पी जाने के बाद उसकी जी। दावत तो उड़ जाती है। और ये उसमें मतलब था, तो वही उसमें ये था कि मतलब इस तरह के लोगों को आप अपना नेता चुनने से पहले, वही मैसेज ही प्ले था कि आप अपना नेता जी। चुनने से जी। पहले जी। ये जी। जरूर देखें कि वो किस कैटेगरी के हैं, क्या है। और जब रक्षक जी। ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा। हाँ, इस तरह के मैसेजेस थे उसमें। ये मेरा तो उसमें दूसरा हम लोगों ने एक सवाल गीत तो और डाला इसी था। पर था। हम लोगों ने एक गीत डाला था कि जी। दूसरा सवाल मेरा हेलो। इसी पर था आपका। सर, दूसरा सवाल मेरा इसी पर है आपका, कि आप नाटकों और कहानियों के द्वारा समाज आपकी पे लोगों को कैसे जागरूक करते हैं। आवाज आ रही है सर? जी जी। हाँ, तो मेरा आपकी आवाज कट दूसरा। रही है। आवाज कट रही है। जी चलिए, मैं आ, बताता हूँ मैं। हाँ मैं समझ गया, मैं बताता हूँ। हाँ एक्चुअली जी सर। ये तो मतलब हम लोगों ने किया। और हाँ, तो वही मैं बता रहा था, इसमें हम लोगों ने एक गीत भी डाला था कि बकरी जी। को क्या पता था मशक बन के रहेगी, खेती वो सींच करके भी खुद नरक रहेगी, जा जा के सींच आएगी हर एक के यारी, मर करके भी बुझाएगी वो प्यास हमारी, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी। तो और उसके लोग अपने, मैंने अब तक अपने जो भी नाटक लिखे या जो भी प्ले लिखे, उसमें मेरा ये रहता है, मैंने मैसेज ही भी लिखे हैं। जितने भी प्ले में जो जी। मेरे अपने राइटअप्स हैं, अपने राइटअप्स मैंने सारे जी। मैसेज ही लिखे हैं। मैंने जी। डॉरी पर भी लिखा। और जैसे कि आप देखते हैं आजकल नौजवानों में फिल्मों की बड़ी होड़ है। आजकल जितने भी नौजवान लड़के लड़कियां हैं सब लाइमलाइट में आना चाहते हैं। हर हर लड़का हर लड़की ये चाहता है कि हम अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की कैटेगरी में आ जाए। हर हर जी। कलाकार ये चाहता है कि हम बिग बी, नए नए लड़के हैं उनमें टैलेंट नहीं है कुछ नहीं, लेकिन हर आदमी बिग बी और श्रीदेवी बनने के लड़के लड़कियां ख्वाब देखते हैं। जी। तो अक्सर आप भी देखते होंगे पेपरों में विज्ञापन आया करते हैं कि हमको हीरो की जरूरत है, हीरोइन की जरूरत है। लोग हाँ आर्टिस्टों का बिल्कुल। एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, आर्टिस्ट से पैसा लेते हैं, ले लेके भाग जी। जाते हैं जी। फिल्मों के नाम पे कि हम फिल्म बनाएंगे ये करेंगे। आर्टिस्ट एक्सप्लॉइट होता है, तो इस पर भी मैंने लिखा। और जो है आपका मैंने तमाम मतलब इस तरह रोड रोमियोज ड्रग्स तमाम सब्जेक्ट्स हैं आपके जो है बेरोजगारी, इस पर मैंने नाटक किया था फोकस। तो मतलब इस तरह के तमाम जो है मैंने प्लेस किए। हमारा एक बहुत वो रहा। और आप मतलब लोग। सिर्फ मेरे लिखे ही नहीं, मैंने जो अडॉप्ट भी किए, मैंने जो अडॉप्ट भी किए, आपका तो मेरा ये रहता था कि सर। मनोरंजन तो मिले लोगों को। जी सर। कुछ प्रॉब्लम हो गई है उनकी नेटवर्क की। बहुत सारे सवाल हैं जो। सर अचानक कट गए हैं। हाँ सर। फिर क्या करें सर? आ जाएंगे वो, उनकी नेटवर्क हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है आज। दो दो मिनट अभी। रुक जाए, वेट करते हैं अभी। जी सर, जी सर। उन्होंने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक भी किए हैं। और बहुत सारी
नाटक वगैरह करके समाज को, देश को बहुत तरह से जोड़ने की कोशिश की है, बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की है। और बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे भी उन्होंने काम किया है। शायद कुछ तकनीकी असुविधा के कारण वो कट गए हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। आ, फोन करके देखो उनको एक बार। मैं फोन पे ही तो आपने ले कितने रही हूँ रुपए सर। दिए? 23 रुपए। हाँ, सर आप फोन 20 रुपए कीजिए दिए ना। ना एक बार। हाँ, वो भूल गया। हाँ, फोन करके देख लेते क्या एक बार? हाँ सर आप देखिए, जुड़ रहे हैं वो। जी 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 जी। सर क्या प्रॉब्लम हो गई थी? पता नहीं क्या हो गया, तो वाईफाई एकदम से बंद हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभी स्टार्ट हो चलिए गया है सर, वो, कभी जैसे कभी। जैसे सर आप जी हास्य व्यंग्य पे कैसे लिखना शुरू किए? हास्य और व्यंग्य पे लिखना। तिल देखिए का ताड़ एक्चुअली। बनकर आपका एक नाटक है जिसका निर्देशन भी किया है और नाटक भी जी की जी है जी आपने। जी जी। तो तिल का ताड़ के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि तिल का ताड़ मेरा जी लिखा हुआ नाटक नहीं है। तिल का ताड़ जी नाटक लिखा है डॉक्टर शंकर शेष जी ने। अगर आपने जी। मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी घरौंदा। घरौंदा का लेखन भी डॉक्टर शंकर शेष जी ने किया था। अमोल पालेकर और जरीना बाहो जी उसमें प्रमुख भूमिकाओं में थे। अच्छा। जिसमें शायद गीत भी था वो आपका, दो दीवाने शहर में रात में और दोपहर में आप उदाना ढूंढते जी हैं। जी 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 जी। तो वो शंकर शेष जी की लिखी स्टोरी थी। शंकर शेष जी ने ही तिल का ताड़ नाटक भी लिखा था। और जी मैं स्क्रिप्ट खोज रहा था। मैं एक्चुअली, मेरा शुरू से कुछ ऐसा रहा कि मैंने अपने ऊपर कभी टेंशन को हावी नहीं होने दिया। मस्त रहा हूँ जी। बचपन से लेके, और अभी भी मस्त हूँ। और शायद मुझे लगता है कि जब तक मेरी आंख बंद होगी तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही रहना हाँ। चाहिए, क्योंकि हंसी जो तो है बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन के लिए। तो सर मेरा आपने मे, मे, अभिनय। हाँ सर कहे। जी, जी आप कुछ बोलिए कह रही सर। थी आप? मैं ये कह रहा नहीं, था मेरा एक मेन जगह है मकसद। ना, जी आप पता एक जगह है अभिनय प्रशिक्षण शिविर के द्वारा आप लोगों को क्या किस तरह का अभिनय सिखाते थे और क्या किस तरह का जी जी ट्रेनिंग देते थे, इस पे भी जी। एक सवाल। मैं आता हूँ जी उस पॉइंट पे भी आता हूँ। देखिए, पहला जी तो सर। मेरा ये रहा कि मैं ये सोचता था कि अ, लड़ाई मारकाट, छीना झपटी, चोरी, ये तो आप सब जगह देखते हो, रोज पेपर में भी देखने को मिलता है, फिल्म में भी हमारी आती है। और रोज जो है न्यूज और सब जगह आप जहाँ देख लो डेली है ये। इसके अलावा हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिलता कुछ भी देखने को। जी तो जी 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 मेरा ये मानना था कि किसी को रुलाना, किसी को परेशान करना ज्यादा आसान है बनस्पत हंसाने के। तो जी मैंने वो काम किया। मैं ज्यादातर जो भी अपने नाटक वगैरह करता था, तो मेरा ये रहता था जी कि मैं लोगों को हंसा सकूं और उन्हें मतलब मैसेज दे सकूं, किसी मैसेज के थ्रू उनको जो है मैसेज भी हो और मतलब उनको हंसने को भी मिले। तो मैंने ऐसी ही स्क्रिप्टें पकड़ी, मैंने लिखा भी ऐसी स्क्रिप्टें कि जिनमें हास्य और सारी चीजें एक साथ रहती थी। तो जी उन्हीं चीजों को लेके मैं चलता था हमेशा। तो जी वही मैंने जो भी स्क्रिप्टें लिखी या जो भी मैंने दूसरों की भी स्क्रिप्टें अडॉप्ट की जिन पे मैंने प्लेस किए, तो उन पे मैंने जी कोशिश यही की कि मैं मतलब हास्य को ही लेके। हाँ, लेकिन एक बात है, मैं फूहड़ जी। हास्य के आज भी खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ। फूहड़ हास्य, घुसेड़ा हुआ हास्य जिसको कहना चाहिए शुद्ध हिंदी में, घुसेड़े हुए हास्य को मैं पसंद नहीं करता। मैं इसके जी बिल्कुल टोटल खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ कि आप हास्य को जबरदस्ती पैदा करें। जो हास्य आपका है, हास्य खुद पैदा होना चाहिए। हास्य सिचुएशनल कॉमेडी होनी चाहिए। कॉमेडी आप जो लिख रहे हैं सिचुएशनल हो। ऐसा ना लगे कि आदमी देख रहा है तो, या आदमी सुन रहा है तो उसको लग रहा है कि कॉमेडी घुसेड़ी हुई है, जबरदस्ती की कॉमेडी घुसेड़ दी गई है यहाँ पे। जी जी जी। मैंने जितने भी मैंने से ईटीवी। आप हाथ से एक अपनी कविता को सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा सर।
हास्य व्यंग पे कविता। अगर अपनी कोई कविता सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, अगर आप व्यंग की बात कर रही हैं तो कल हमारा वैलेंटाइन डे है। जी 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 जी। कल वैलेंटाइन डे है। अभी वैलेंटाइन डे पे मैंने ताजा ताजा लिखी है। अभी मैंने कहीं भी नहीं पढ़ी, जरूर आज सुनाए। पहली बार आपके पोर्टल से जो है इस अगर कविता को जो सॉरी। है दे रहा हूँ। और मैंने इसमें, देखिए, इसमें भी मैंने वैलेंटाइन डे पर कटाक्ष किया है। जी। एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताऊं, आप लोग भी जानते हो कि वैलेंटाइन डे है क्या। पहले तो ये बताइए। मैं वैसे तो आप मेरी इंटरव्यूअर है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न हम्म। पूछना चाहूंगा। क्या आप मेरे को ये एक्सप्लेन करेंगे कि वैलेंटाइन डे है क्या, क्यों मनाया जाता है वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे जो है अपने प्रेम को, चाहे वो जी प्रेमी हो, पति हो, माँ बाप हो, अपने परिवार का कोई भी सदस्य, अपने प्रेम को जाहिर करना जी अपनी बातों के द्वारा, गिफ्ट जी के द्वारा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। बहुत खूब। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी। वैलेंटाइन जो थे, वैलेंटाइन एक संत थे। संत थे, उनका नाम था वैलेंटाइन, जो सारी दुनिया को प्रेम का संदेश देते थे। और अच्छा। उनके जो आज जी, उन्हीं के नाम पर ये वैलेंटाइन डे, उनके जन्म दिवस को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। और जी। लेकिन क्या है कि जो हमारे नए ट्रेडिशन के लोग हैं, लोगों ने इस वैलेंटाइन डे को प्रेमी प्रेमिका का दिन बना दिया। बना दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। और हम्म। उसके नाम पर भी होता क्या है, उसके नाम पर भी केवल ओछापन परोसा जाता है और कुछ नहीं होता है। कितनी जगह बवाल होते हैं, कितनी जगह आप देखते हैं इस तरह के बहुत कुछ। पेयर्स मिलते हैं, इलीगल पेयर्स होते हैं, मारे पीटे जाते हैं। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको वैलेंटाइन डे मनाने से मतलब है, कुछ भी हो। तो मैंने इन्हीं सब पे एक व्यंग्य तैयार किया है, आपके सामने रखता हूँ। जी जी बिल्कुल। पसंद आए तो भाई आप बिल्कुल सबका जो स्वागत। है आशीर्वाद चाहूंगा। देखिएगा। बिल्कुल स्वागत है सर। हर वैलेंटाइन डे का है, वैलेंटाइन डे का है ये अवसर बहुत महान। और वैलेंटाइन डे का है ये अवसर बहुत महान। और छिड़क रहे हैं सब प्रेमी, छिड़क रहे हैं सब प्रेमी, प्रेमिकाओं पर जान। और प्रेमिका छिड़क आपके रहे साथ। हैं सब प्रेमी, प्रेमिकाओं पर जान। और आगे जी देखिएगा। बिल्कुल। काली गोरी मोटी पतली, और काली गोरी मोटी पतली, सब है आज प्रेमिका व्यस्त। काली गोरी मोटी पतली, सब है आज प्रेमिका व्यस्त। और प्रेमी इनके नाज उठाते, प्रेमी इनके नाज उठाते, दिखते हैं मदमस्त, और दिखते वाह। हैं मदमस्त। और देखिएगा आगे। हर पार गली और थिएटर में, हर पार गली और थिएटर में भई जोड़न की भीड़। हर पार गली और थिएटर में भई जोड़न की भीड़। और हाथ प्रेमिका का पकड़, हाथ प्रेमिका का पकड़, बने हर प्रेमी रणवीर, बने हर प्रेमी रणवीर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आगे देखिएगा। जी और जरूर। नहीं परवाह है इज्जत की, नहीं परवाह है इज्जत की, और ना लाठिन का डर। अरे नहीं परवाह है इज्जत की, और ना लाठिन का डर। फिर मूसल से क्या डरना, फिर मूसल से क्या डरना, जब उखल में डाला सर, जब हम्म। उखल में डाला सर। जी और आगे बिल्कुल। देखिएगा। लोगों ने जी जो वैलेंटाइन डे के मायने बदल दिए हैं। तो लोगों की जी। निगाह में वैलेंटाइन डे के मायने क्या है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से। स्वागत देखिएगा। स्वागत। सिखाता वैलेंटाइन डे, सिखाता वैलेंटाइन डे, यही प्रेम का पाठ। सिखाता वैलेंटाइन डे, यही प्रेम का पाठ। और पत्नी से बचकर सदा, पत्नी से बचकर सदा, पड़ोसन को मारो आंख, पड़ोसन को मारो आंख। जी। वाह। बेहद सुंदर। आगे देखिएगा। जी। और घर प्रसन्न हो जाए पड़ोसन, और घर हम्म। प्रसन्न हो जाए पड़ोसन, सुखमय हो जाए जीवन। घर प्रसन्न हो जाए पड़ोसन, सुखमय हो जाए जीवन। और मिले मीठी सी मुस्कान नित्य ही, मिले मीठी सी मुस्कान नित्य ही, खिल जाए सब तन मन, और खिल जाए सब तन मन। और अंतिम जी पंक्तियां देखिएगा
कि क्या है, जी जरूर। इस वैलेंटाइन डे पर हम, इस वैलेंटाइन डे पर देखिए प्रेमी क्या संकल्प कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। इस जी जी। वैलेंटाइन डे पर हम आओ संकल्प उठाएं, इस वैलेंटाइन डे पर हम आओ संकल्प उठाएं। अरे खुश रहे प्रेमिका प्यारी, खुश रहे प्रेमिका प्यारी, चाहे घर अपना लुट जाए, चाहे घर क्या अपना बात लुट जाए, है। चाहे घर क्या अपना बात। लुट जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। सर एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे कि जी सर आप एक डॉक्टर भी हैं, एक कहानीकार हैं, एक अभिनेता हैं, निर्देशक जी। हैं, कितने सारे किरदार निभा रहे हैं। किस किरदार में अपने आप को सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं? देखिए मेरा एक मानना है कि आदमी जब जहां जिस जगह पर हो, उस जी। जगह पर उसका जो किरदार है, अपने उस किरदार को वो वहां पर बखूबी निभाए। जिस वक्त मैं क्लिनिक में होता हूँ तो प्योर डॉक्टर होता हूँ, डॉक्टर के किरदार को निभाता हूँ। जब एक घर में रहता हूँ, डॉक्टर। जी। जब बोलिए घर में बोलिए होता सर। हूँ तो एक पिता, एक पति, एक जो है उसके किरदार को निभाता हूँ। और जब मैं अपनी स्टेज पर या अपनी शूटिंग पर होता हूँ तो एक आर्टिस्ट, एक डायरेक्टर, एक राइटर के किरदार को, तो उस वक्त हम्म। मतलब जिस वक्त जहां पर होता हूँ उस वक्त दूसरी चीजों को भूल जाता हूँ। फिर अगर जी। काम करता हूँ तो समर्पण से करता हूँ, अगर क्लिनिक पे हूँ तो फिर मैं हम्म। क्लिनिक की ही ध्यान में रहती है। अगर बाई द वे खाली हूँ, कहीं पेशेंट नहीं है, किसी का कॉल आ गया या कोई लाइव चल रहे हैं वो है, तो भले किसी पे जाके कमेंट दे दिए, अदरवाइज तो पूरी तरह से क्लिनिक में हूँ तो क्लिनिक का होके रहता हूँ। और अगर मैं शूटिंग कर रहा हूँ, सीरियल कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ, तो फिर उसी पे मेरा ध्यान केंद्रित रहता है। घर में हो तो घर पे ध्यान केंद्रित रहता है। तो जी। ये सब हर एक चीज को मैंने अलग अलग डिफरेंशिएट कर रखा है। लेकिन ये वाह। कि कोशिश करता हूँ इतने सबके बावजूद भी कि सबके प्रति जी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाऊँ। अब जी। कहाँ तक कर पाता हूँ इसका फैसला तो आप लोग करेंगे, मेरे हाथ में नहीं है। जी बिल्कुल। सर अभिनय जीवन और वास्तविक जीवन में किस तरह का आप अंतर देखते हैं? देखिए जो अभिनय। अभिनय, जी हाँ बताएं सर बताएं बोलिए। बोले। अभिनय में देखिए तो मैं ये एक्ट कह, करके। जी सर आप बताएं। देखिए अभिनय अभिनय क्या है, अभिनय भी कहीं ना कहीं आपके वास्तविक जीवन से ही जुड़ा होता है। आखिर जी हम रचनाकार हैं, हम लिख रहे हैं, जो भी हम नाटक लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, हम कहाँ से आती है, हमारे मन में भाव कहाँ से आते हैं? मन में भाव तो वही आते हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो हो रहा है, जो हमारे घर में हो रहा है, जो बाहर हो रहा है, उन्हीं से हमें भाव मिलते जी। हैं। उन्हीं भावों को हम जो है कागज पे उकेरते हैं, तो वो नाटक में की शक्ल में, कविता की शक्ल में, गीत की शक्ल में आते, तो भाव जी वहीं से है, वहीं से भावों को लेकर के हम उसको करते हैं। तो अगर आप जी। देखें तो हमारी फिल्म, नाटक, अभिनय और जो जिंदगी है वो कहीं से अलग नहीं है, सब एक ही पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि आपको अभिनय को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहिए। जिंदगी जो आपकी रियल लाइफ है उसको हमेशा नाटकीयता से परे रखें आप, और जो नाटक जी। है उसको अपनी जिंदगी से परे रखें। अगर आप जिंदगी में नाटक करें तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात। लाइफ को जो है बिल्कुल प्योर ईमानदारी से जिए। लाइफ में हमेशा अपने जो है ईमानदार रहें, ईमानदार रहेंगे तो बहुत कुछ मतलब आप तरक्की करते जाएंगे। और यदि लाइफ जी में अगर आपने जो है एक अभिनेता का किरदार निभाया, अपनी लाइफ में अगर जी। आप अभिनेता बनने की अगर आपने कोशिश की, तो जी वहां पे जो है फिर आपकी गाड़ी लड़खड़ाएगी, वो आपकी फिल्म फ्लॉप हो जानी है, फिर वो फिल्म कभी सक्सेस नहीं होनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आप कई सारे टीवी चैनल्स पे भी अपने कार्यक्रम दे चुके हैं। जी जी जी। कुछ अनुभव सर? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अनुभव की तो बात ये, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरा आकाशवाणी से भी आया है कार्यक्रम, मेरे दूरदर्शन पे भी आते रहे हैं। उसके बाद आपका ई टीवी उत्तर प्रदेश चलता था, जो आजकल न्यूज 18 के नाम से हो गया है। उसको न्यूज जी 18 ने अडॉप्ट कर लिया है। वो ई टीवी उत्तर प्रदेश पूरी तरीके, ई टीवी का मतलब पूरा सिंबल ही खत्म हो चुका। रामोजी राव जो है उनका ई टीवी हुआ करता था। तो जी। ईटीवी में मुझे ऑफर आया, तो ईटीवी की एक सीरीज आती थी नुक्कड़ नाटकों की।
जी हाँ, नुक्कड़ मैंने नाटकों देख की रही हूँ सीरीज कि आती थी। नुक्कड़ नाटक। जी जी, तो नुक्कड़ नाटकों की सीरीज आती थी। और नुक्कड़ नाटकों में ये होता था कि आ, शायद किसी का कमेंट आ रहा है, मौसी जी नमस्कार, कल आकाशवाणी की रिकॉर्डिंग के लिए चित्तौड़गढ़ गया था, कल आपको देखकर सुन नहीं पाया। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। शायद मेरे ख्याल से सर आपके लिए स्वागत कमेंट है। है ये। जी इनकी इनकी इंटरव्यू हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही ली थी, राजस्थान से हैं और काफी अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छी इंटरव्यू रही और आज भी वो कनेक्टेड हैं। जी जी, बहुत बहुत बातचीत स्वागत है। है आपका हरीश जी। और स्वागत है सर, स्वागत। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत आशीर्वाद मिला बढ़िया हमको। गीतकार है, तो बहुत बढ़िया जी गीतकार है। जी। और मैं चाहूंगा कि आप अगर आप गीतकार हैं तो एक दिन आप हमारे पटल पर भी दर्शन दें। मैं अपने पटल पर भी आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। तो जी बिल्कुल आ, बुलाएंगे। ये कहना चाहूंगा कि फिर जो बात हमारी चल रही थी, मेरे ख्याल से किस चीज से बात कर रहे थे हम लोग। नुक्कड़ नुक्कड़ नाटकों पे बात कर रहे थे जी, सर। तो मेरे पास ऑफर आया वहां से, उनकी जो सीरीज थी सलाम यूपी, सलाम यूपी को जो है उसको लिखने का। तो सलाम यूपी सीरीज जो है, तो फिर सलाम उसको यूपी मैंने सीरीज जो है फिर उसको मैंने लिखा। लिखा। और लिखने और के लिखने के वो वो साथ साथ उसका फिर उसमें मैंने उसके जो है एज ए उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर भी मैंने उसको डायरेक्शन, उसका जो मेन डायरेक्टर थे, तो मेन डायरेक्टर में तो वो अपने ईटीवी के जो उनके खुद के डायरेक्टर होते थे। हालांकि प्रवीण सिंह जी थे, प्रवीण सिंह जी उसमें काम उनका कुछ भी नहीं था, केवल उनका नाम जाता था। काम पूरा मेरे जी को करना पड़ता, सारी रिहर्सल करवाना, सारा पूरा शूट करना और पूरा सब एडजस्टमेंट करना, वो पूरा मैं ही करता था। लेकिन उसमें मेरा नाम उसमें एज ए राइटर मैं जुड़ा। तो सलाम यूपी सीरीज को मैंने लिखा, उसमें भी मैंने करप्शन पे लिखे तमाम, डाउरी पर भी लिखा, फिल्म वालों पे लिखा, रोड रोमियोस पे लिखा। अच्छा। और तमाम। और मैंने हमेशा एक चीज को जरूर तवज्जो दी। मैंने देखा कि नए कलाकारों का एक्सप्लॉइटेशन समाज में बहुत है। समाज में मैं जी देखता आ रहा था नए कलाकारों का एक्सप्लॉइटेशन बहुत है। तो मैंने एक बीड़ा उठाया कि मैं नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा। जी मैं नए लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा। और अगर आप देखेंगे तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिएगा, यूट्यूब चैनल पे मेरे कार्यक्रम पड़े हुए हैं। मैंने सारे जी नए लोगों को, जिन्होंने कभी कैमरे की, जिनको एबीसीडी नहीं मालूम थी, जिनको ये नहीं मालूम था कि नाटक कैसे किया जाता है, सारे लोगों को जी मैंने जो है जोड़ा अपने साथ। और आदरणीय मेरे मित्र नरेश चंद्र जोशी जी जुड़ रहे हैं। आपका कैमरा ऑफ है, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी, आप पटल पे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने हमेशा नए लोगों को आगे लाने की तवज्जो दी। और जिस वक्त मैं जी ईटीवी का लिख रहा था कार्यक्रम, इसको कर रहा था, मेरे पास तमाम जी इस तरह के भी लोग आए कि अरे डॉक्टर साहब, और हमने तो बहुत सुना है आपके बारे में, और ऐसा आप नए नए लोगों, डॉक्टर साहब हमको भी एक चांस दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा देखिए चांस मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो। मेरे पास अक्सर इस तरह के भी लोग आए कि आप हमसे कुछ मनी चाहे तो हम मनी भी देने को तैयार है। मैंने कहा भाई देखो, मैंने मेरे यहाँ काम करने का पैसा मिलता है, ना कि मैं काम करने का पैसा लेता हूँ। मैं उन निर्देशकों में से या उन निर्माताओं में से नहीं हूँ जो कलाकारों से पैसा लेके फिल्म या सीरियल बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, जी ये बात दूसरी है कि मैं आपको 1,000 रुपए या 10,000 ना देके 100 रुपए या जो है 200 रुपए दूं, 500 रुपए दूं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप मेरे यहाँ काम करोगे तो उसका पैसा मिलेगा। मैं ये नहीं करूंगा कि जी मैं आपको पैसा लूं और उससे कहूँ कि मैं अपना नाम करूँ, अपनी फिल्म बनाऊं। मैं ये काम नहीं करता। मेरे टैलेंट के बल पे काम मिलता है। अगर आप में टैलेंट है तो मैं जरूर काम दूंगा। तो जी और मैंने कई बार ये भी कहा, मैंने कहा अगर 1% भी आप में जज्बा है काम करने का, तो 99% निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। आपका 99% मैं निकालूंगा। आप केवल 1% जज्बा दिखाओ कि आप काम करना चाहते हो, आप में ये लगन है कि आप दिखा सकते हो कि आप कुछ कर सकते हो। और जब ये मेरे ईटीवी के चल रहे थे तो 3 एपिसोड्स उसमें हमारे हैं। एक फटाफट मैरिज सेटलमेंट ब्यूरो, एक फटफटिया फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, और एक ये दिल मांगे मोर। उनमें तीनों में कुछ ऐसी चीजें हुई। मैंने जैसे फटफटिया वो फटाफट मैरिज सेटलमेंट ब्यूरो किया। तो उसमें जो मैरिज ब्यूरोज का हाल है, वो मैरिज ब्यूरोज जी की स्थिति, और प्लस मैंने उसमें डाउरी को भी जोड़ा, उस पर मैंने लिखा था। तो उसमें एक बंगाली कैरेक्टर था, उसमें बंगाली कैरेक्टर जाता है शादी की। तो मैंने तमाम लोगों की स्क्रीन टेस्ट लिया, तमाम लोगों को देखा, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आई। तो जी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आई तो अब मैंने कहा क्या करूं। तो एटलीस्ट फिर एज ए डायरेक्टर मैंने उस कैरेक्टर को खुद जिया, फिर बंगाली कैरेक्टर को मैंने
खुद किया, क्योंकि मैं आपको बता चुका मेरा भी संपर्क कलकत्ता, तो भाई बंगला पर भी मेरी अच्छी पकड़ है। तो जी। फिर उस बंगाली कैरेक्टर को मैंने खुद किया। तो उसके बाद में फिर ऐसे ही जो सेकंड था वो फिल्म वालों पर फटफटिया फिल्म प्रोडक्शन कंपनी। तो उसमें मैंने सरदार जी का कैरेक्टर, एक सरदार का कैरेक्टर प्ले किया। और जी। एक और जो मेरा था उसमें ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर की स्थिति ये रही कि उसमें जो मैंने लिखा था उसमें मैंने दो सब्जेक्ट एक साथ उठाए थे, रोड रोमियोज और प्लस ड्रग एडिक्शन। तो उसको अच्छा। मैंने दोनों को मैंने कंबाइन करके उठाया था। तो जी। उसकी कथा वस्तु ये थी कि एक जो हीरो है, हीरो वो रोड रोमियो रोमियो टाइप का हीरो है। रोड वो अपना उसका एक्चुअल नाम रमजान रहता है, लेकिन वो रमजान की बजाय खुद को रोमियो कहलाना ज्यादा पसंद करता है। और मतलब उसमें इस तरह के वो उसकी एक्टिविटीज रहती हैं कि उसके घर वाले सब उससे बड़े परेशान रहते हैं। और बस वो लड़कियों के पीछे भागना और ड्रग एडिक्शन करना, एवन की लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। तो तो उसमें अच्छा। मेरे बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे बच्चों ने जाके कॉलेज में बताया कि मेरे पापा लिखते हैं, मेरे पापा ये टीवी के लिए अभी जो है सीरीज बना रहे हैं, मेरे पापा ये टीवी। तो कॉलेज की जो वाइस प्रिंसिपल थी शालिनी शर्मा, उन्होंने मुझे बुलाया, हम्म। बोले डॉक्टर साहब आपके बारे में, बोले हम तो ये जानते थे कि आप केवल डॉक्टर हैं, मुझे आपके बच्चों ने बताया कि आप निर्देशक भी हैं, आप लिखते भी हैं। तो मैंने बताया, मैंने नहीं, ऐसे ऐसे ईटीवी में मेरे कार्यक्रम आ रहे हैं, ईटीवी मेरी सीरीज चल रही है इसमें, सलाम यूपी, तो उसका मैं लेखन कर रहा हूँ। तो बोली अच्छा। अरे मैं बड़ी एग्रेसिव रहती हूँ, मुझे भी रोल दीजिए। तो मैंने अपने बच्चों की जो वाइस प्रिंसिपल थी शालिनी शर्मा, उनको मैंने जी। अपने अगेंस्ट जो है अपने सीरीज में जो है दो 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 तीन एपिसोड से तीनों एपिसोड, हाँ दो एपिसोड्स में मैंने उनको उनको भी रोल दिया। वो कभी उन्होंने देखा नहीं था, कभी उन्होंने स्टेज का मुंह नहीं देखा, पहली बार नाटक करने का जज्बा था दिल में, उनको भी मैं अपने साथ लेके आया। उनको मैंने अपने अगेंस्ट में एज ए अपनी हीरोइन बना करके उनको मैंने अपने सामने पेश किया। उस नाटक में वाह। हीरो का कैरेक्टर मैंने किया। और एक्चुअली उसमें एक सीन था, सीन ये था कि फ्लर्टिंग करना है, और फ्लर्टिंग करने में हीरो की चप्पलें पड़ती हैं। और मेरी एक खास आदत रही है कि मैं सीन जो करता हूँ, मैं मेरे साथ बहुत से आदमी नहीं भी काम कर पाते हैं, बहुत से आर्टिस्ट काम करने से पहले भाग जाते हैं, क्योंकि मेरा ये रहता है कि अगर आपको काम करना है तो पूरी शिद्दत के साथ करना पड़ेगा, पूरी लगन शिद्दत से के करना साथ पड़ेगा। करना। और मैं सीन जी को जी जी। बेहतर बनाने के लिए उस पर रियलिटी लाने की कोशिश करता हूँ। तो जी जी जी। उसमें सीन था कि जो रोड रोमियोज है वो रोड रोमियो को मतलब वो लड़की को छेड़ता है, परेशान करता है, उसको चप्पलें खानी पड़ती हैं। जी तो जी। जितने लोग काफी लोग आए, काफी लोगों ने उसमें किया। और वो और जब उनके सामने सीन आया कि अब चप्पलें खानी है, नहीं तो मैंने कहा यार, मैंने कहा ये बताओ, मैंने कहा यार लड़कियों से फ्लर्ट करने को सब तैयार हो जाते हैं, चप्पलें खाने की बात है चप्पल यार, खाने तो चाहिए। फ्लर्ट तुम लोग करोगे तो क्या चप्पलें मैं खाऊंगा? हाँ। तो जी बोले नहीं जी सर, ये जी। तो बड़ा खराब लगेगा और हमारे घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, मैंने कहा कोई सुटेबल पर्सन नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा जब चप्पलें जी। मुझे खानी है तो फ्लर्ट भी मैं ही कर लूंगा। जी। तो वाह। सही। फिर उस रोल को भी मैंने किया। और आप देखिएगा मेरे जी। यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है ये दिल मांगे मोर। आप मुझे तो बहुत जरूर से भेजिए सर, जी भेज दीजिएगा मुझे मेरे से। जी। तो उसमें बहुत जम के चप्पलें पड़ी है। और अच्छा। वो आपको मजे की बात बताऊं, वो सीरियल मैंने अपनी शादी के बाद किया। वो सीरियल मैंने अपनी ओ। शादी के बाद किया था। और जी। हमारी मिसेज ने, हमारे घर पे सबने बैठ के उसको देखा। और बाद में देखा। तमाम लोगों ने उसमें काफी जो है वो बड़ा मजाक बनाया। हमारी मिसेज कही जाती थी, बोली अरे डॉक्टर साहब तो मशहूर हो गए। बोले किस बात को लेके? बोले ई टीवी में खुलेआम उनको चप्पलें पड़ी है, उनका लाइव चलिए। टेलीकास्ट हुआ। तो जी जी और जी। मैं आपको बताऊं कि वो जो सीरियल मेरा आया था, जो नुक्कड़ नाटक, मतलब उस नाटक को भी मैंने इस हिसाब से, आज भी टीवी में रिकॉर्ड है कि उस पर सबसे ज्यादा कमर्शियल्स ईटीवी को मिले थे जब मेरे कार्यक्रम चलते थे। तो अच्छा। ईटीवी ने सबसे ज्यादा कमर्शियल्स की आमदनी उस समय की थी, बहुत कमर्शियल्स आए थे उस पे। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब इस तरह से वो चला। तो मतलब बाकी तो फिर तमाम नाटक अब तक टोटल में करीब 53 प्लेस कर चुका हूँ, हिंदी बंगाली मिला करके। और जिसमें मेरे करीब 25 मेरे सेल्फ डायरेक्टेड है। दूसरों के भी निर्देशन में मैंने काम किया है, ऐसा नहीं कि दूसरों के निर्देशन में नहीं किया है।
जी। तो बस इसी तरह से काम अपना जो है आगे बंगाल चलता से रहता है। कैसे? जी। जी। बंगाल से कैसे जुड़ाव रहा सर आपका? बंगाल से जुड़ाव ऐसे रहा कि एक्चुअली हमारा जो है घर बेलूर में भी है, बेलूर में घर है हमारा। और अच्छा अच्छा। जी। तो दक्षिणेश्वर बेलूर। और जी जी जी। जी तो जी। मतलब बेलूर में भी घर है, और सारी चीजें अभी आदमी अभी है कि चूंकि यहाँ पे प्रैक्टिस है तो कलकत्ता जाना कम होता है। बहुत रेयर जा पाता हूँ, तो ज्यादातर समय यही कटता है। लेकिन मतलब जुड़ाव तो है ही अब, चूंकि अब हम लोग का भाई अपना कहना चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स की तो मातृभूमि है, तो जुड़ाव तो है ही। जी और जी। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात कि जो मैंने अपना डॉक्टरेट किया है, तो मैंने अपना डॉक्टरेट भी कोलकाता से ही किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन से, जो आपका ओ डब्ल्यू एच ओ अच्छा। से ऑर्गेनाइज। जी, डब्ल्यू एच ओ से ऑर्गेनाइज्ड है, और अच्छा। एफिलिएटेड है मेडिसिना अल्टरनेटिवा यूएसएसआर से। ओ मेडिसिना अल्टरनेटिवा अच्छा। यूएसएसआर से जो है एफिलेटेड है। वहां से ही मैंने हम्म, अपना डॉक्टरेट भी कंप्लीट किया है, प्रैक्टिस लखनऊ में करूँ। अच्छा। तो सर कभी जी। कोलकाता नहीं आएंगे सर एक मूवी बनाने के लिए अपनी? नहीं नहीं, मुझे भी बिल्कुल। मौका अगर मिल जाएगा सर। मुझे भी बिल्कुल। मौका मिल जाएगा एक और, मैं भी आजमा लूंगी अपनी थोड़ी नहीं नहीं। बहुत कोशिश और करूंगी कुछ करने की। बिल्कुल। अगर हमारे मित्र हैं नरेश चंद्र जी, नरेश चंद्र जी अच्छे हमारे फाइनेंसर बनेंगे, फाइनेंस करेंगे तो जरूर मूवी बनाऊंगा। बात और करते हैं हम लोग अ, मिलके उनसे। अ, और मूवी बनाऊंगा तो मूवी में सबसे ऊपर बड़ा सा लिख के आएगा, द एनसी जो एन चंद्रा मैजिक मैन प्रेजेंट्स। और मैं आपको बताऊं कि मेरा एक बैनर भी है, मैंने अपने बेटे के नाम से भी बैनर बना रखा है। और अपने अच्छा। बेटे के नाम से मैंने बैनर, जी, मेरे बेटे के नाम से मेरा बैनर भी है, प्रोडक्शन ये जो हाउस एक भी है मेरा, सूर्य सूर्य। सूर्य थिएटर प्रोडक्शन, ये क्या आप ही का है? जी जी जी, सूर्या थिएटर प्रोडक्शन ही मेरा ही है। और इसको मैंने अपने बेटे, मेरे बेटे का नाम सूरज है, तो मैंने सूरज के नाम से ओ सूर्या अच्छा थिएटर अच्छा। प्रोडक्शंस बना रखा है। जी जी जी। और मेरी बेटी है मीनाक्षी, मीनाक्षी भी हम्म, लिखती है। लेकिन चूंकि उसकी इस समय तैयारी चल रही है पीसीएस जे के लिए, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा, मैंने कहा मैं तुम्हारी भावनाओं को दबाना नहीं चाहता हूँ मैंने, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पहले तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। उसका एम दूसरा है, वो पीसीएस जे करना चाहती है। तो जी अभी वो एलएलबी कर रही है, और मेरा बेटा ऑलरेडी जो है वो भी यहाँ पे जो है एलएलबी उसकी कंप्लीट होने वाली है। और जी। हाई कोर्ट में आपका एडवोकेट जनरल है आपके, उनके चैम्बर में वो एडेड है बेटा मेरा। हम्म। जी। सर और आपका बाकी एक वो नाटक है। हाँ सर बोले। जी जी बोलिए। हाँ, सर आपका एक निर्देशित एक नाटक है, खुशी लो या गम, के बारे में कुछ बताएंगे? जी जी एक नया सवेरा, ये तो होना ही था, आदि कई जी सारे जी जी आपने जी जी। नाटक किए। और सर इसके पहले एक हाँ। वसंत का मौसम चल रहा है सर, एक वसंत पे कोई गीत या गजल, कविता कुछ एक सुनाए सर। वसंत का मौसम है सर, सुनाने का बनता है अभी। चलिए, वसंत पर अब आपने आदेश किया तो वसंत में भी सुना देता हूँ। जी सर। एक इजाजत आपसे चाहूंगा। आप ये बताएं, एक तो रचना मैंने अभी ताजी ताजी कल लिखी है वसंत पे, जी तो वो तो वसंत का स्वागत करती हुई रचना है। और जी। एक रचना मेरी ओज की है, जो मैंने 2019 में लिखी थी, जब हमारे जवान मारे गए थे। आपको याद होगा जब हमारे 40 जवान मारे गए थे, 40 पुलवामा वो सीआरपीएफ के वाली जवान तरफ। मारे गए थे। वो भी समय बसंत का ही था। एक रचना मैंने जी। तब लिखी थी। अब आप ये जी आदेश करें कि उस रचना को सुनना चाहेंगे, या जो रचना मैंने कल बसंत के स्वागत में लिखी है वो सुनना चाहेंगे? दोनों रचनाओं के मूड डिफरेंट है। जी जी। वो 2019 वाले सुनाए सर। चलिए मैं चलता हूँ, आपको 2019 वाली रचना सुनाता हूँ, थोड़ी सी ओज की भी है। ये मेरी फरमाइशी, वैसे आप जो चाहे सर सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, है। कोई नहीं कोई नहीं, मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ आपको। जी बिल्कुल। देखिएगा उस समय जो है ये 15/2/2019 को मैंने रचना लिखी थी। जी जी। और उस समय ये कांड होके चुका था, जो आपका पुलवामा में जो हमारे 40 वो जवान सबसे मारे गए आता है। थे। जी जी जी। जी। तो उसपे, और ये वास्तव में मेरी रचना कैसे लिखी इसका भी आपको मेरे पास आपको मैंने बताया कि मैं जो है संस्थाओं में जुड़ा हूँ, दुर्गा पूजा कमेटी का मेंबर भी हूँ। तो आपको मालूम है कि अपने यहाँ बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की भी धूम होती है। तो लोग मेरे पास हम्म। आए उसमें डिस्कशन करने के लिए।
कि भाई इस बार की सरस्वती पूजा कैसे होनी है, क्या करना है उसका, कैसे क्या आगे प्रतिमा वगैरह का क्या। तो वही मेरे दिमाग में कुछ आया, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलिए चलते हैं। मैंने कहा इस तरह का, क्योंकि मैं आपको हाँ एक चीज जरूर यहाँ पे रचना पढ़ूं से पहले एक चीज अपने बारे में बताना चाहूंगा कि जी बचपन से जरूर। मेरा एक ख्वाब था। बचपन से मेरा एक ख्वाब था कि मैं एक सैनिक बनूं। अच्छा। बचपन से मेरा ख्वाब था, बचपन से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, वो तो किस्मत ने बना दिया। मैंने मैंने हमेशा, मेरा ख्वाब था, मुझसे बचपन में भी कोई पूछता था कि बेटा क्या बनोगे, तो मैं बोलता था कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा। और मैंने एयरफोर्स अच्छा। के लिए ट्राई भी मारी। एयरफोर्स के लिए मैंने 2 बार। उस समय क्या होता था कि उस समय रिटन एग्जाम, अब तो उल्टा कर दिया है, अब फिजिकल टेस्ट पहले हो जाते हैं, पहले रिटन पहले हम्म। होते थे। तो मैंने एक बार दिल्ली से, एक बार कानपुर से, 2 जगह से मैंने जो है एग्जाम दिया। तो मैंने रिटन क्वालिफाई कर लिया। रिटन के बाद मैंने आपका मेडिकल क्वालिफाई कर लिया। और क्वालिफाई करने के बाद मेरे को फिजिकली अनफिट कर दिया गया। और फिजिकली अनफिट भी किस चीज में किया गया? नॉक नी केवल मेरे घुटने जो है, दोनों घुटने सीधे खड़े होने पे घुटने आपस में मिल जाते हैं। फोर्स का नियम है कि फोर्स ओ। में दोनों घुटने आपस में नहीं मिलने चाहिए, जिसकी वजह से अच्छा। मुझे जो है अनफिट किया गया। अनफिट करके मुझे फोर्स से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वरना शायद अब तक मैं एयरफोर्स की अच्छा। जॉब करके या तो वीर गति को प्राप्त हो गया होता, या रिटायरमेंट नहीं। लेके घर में बैठा होता। तो मेरे अंदर वो जज्बा आज भी है। तो मैं जब भी अपना ओज का कोई वो लिखता हूँ, तो वो पूरा जज्बा मेरा उतर आता है उसके अंदर। तो मैं वो जी। चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मतलब मैं अपने आप को आज भी, और मैं डॉक्टर हूँ जरूर मैं, लेकिन अपने आप को मैं आज भी एक सैनिक मानता हूँ। मैं एक इस सैनिक बार मानता कोरोना हूँ काल में, समाज। सर कोरोना काल जी में डॉक्टर्स ने भी कोरोना काल जो भी गुजरा है, पैंडेमिक गुजरा है, उसमें जी डॉक्टर्स भी सैनिक ही थे सर। जी। हालांकि मैं सरकारी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं प्राइवेट जी फिजिशियन हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से जो भी लोगों की हेल्प हो पाई थी कोरोना काल में, मैंने वो की। जी मैंने कोरोना जी काल में जी। जो भी मेरे से बन पाया, मैंने लोगों के लिए काफी कुछ हेल्प करने की कोशिश की, अपने भी आप पे। और मैं आपसे बताऊं कि मैंने तमाम तरह के, अभी मैं आपको रचना सुनाता हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा। जी तो जरूर। सुनिएगा। जी। कैसे मनाऊं मैं आज बसंत, अरे कैसे मनाऊं मैं आज बसंत, कि चारों ओर लहू बिखरा है। कैसे मनाऊं मैं आज बसंत, के चारों ओर लहू बिखरा है। जो हम्म। धरती का आंचल था पीला, जो धरती का आंचल था पीला, वो रंगा खून रंग से सगरा है। वो रंगा खून रंग से सगरा है। कैसे मनाऊं मैं आज बसंत, के चारों ओर लहू बिखरा है। कैसे मनाऊं मैं आज बसंत, के चारों ओर लहू बिखरा है। और देखिएगा क्या कह रहे हैं, पंक्तियां दे रहा हूं। जी जी। है हाहाकार मचा सर जग में। एक मिनट सर, हरीश जी लिख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और कहा है कि एन चंद्रा सर से और मुझसे आप, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी सर, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। बहुत बहुत जी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका। जी तो देखिएगा, सर, आप बोलो। है हाहाकार मचा जग में, है हाहाकार मचा जग में, 39 की कुर्बानी पर। है हाहाकार मचा जग में, 39 की कुर्बानी पर दुश्मन बाजना आता है। पर दुश्मन बाजना आता है, अब भी अपनी शैतानी पर दुश्मन बाजना आता है, अब भी अपनी शैतानी पर। अरे माओ ने खोए लाल वतन पर, माओ ने खोए लाल वतन पर, बहनों ने भाई गंवाए हैं। माओ ने खोए लाल वतन पर, और बहनों ने भाई गंवाए हैं। कभी जो रहते थे पलकों पर, कभी जो रहते थे पलकों पर, आज अर्थी पर घर आए हैं। कभी जो रहते थे पलकों पर, आज अर्थी पर घर आए हैं। हाय कैसे भूल जाऊं, हाय कैसे भूल जाऊं वो मंजर, हाय कैसे भूल जाऊं वो मंजर, जब वीरों ने जान गंवाई थी। कैसे भूल जाऊं वो मंजर, जब वीरों ने जान गंवाई थी। फिर भी दुश्मन के चेहरे पर, फिर भी दुश्मन के चेहरे पर कहीं कोई शिकन ना, फिर भी दुश्मन के चेहरे पर कहीं कोई शिकन ना आई थी। उठो जागो, उठो जागो सब भारतवासी, उठो जागो सब भारतवासी, अब क्यों सन्नाटा पसरा है। अरे उठो जागो सब भारतवासी, अब क्यों सन्नाटा पसरा है। चलो मिटा दो उस बैरी को, चलो मिटा दो उस बैरी को, जो देश की आन पे खतरा है। चलो मिटा दो उस बैरी को, जो देश की आन पे खतरा है। और तभी मनाएंगे, तभी मनाएंगे फिर बसंत,
तभी मनाएंगे फिर बसंत, तभी खेलेंगे फागुन के रंग। तभी मनाएंगे फिर बसंत, तभी खेलेंगे फागुन के रंग। जब मिटा के पाक को नक्शे से, जब मिटा के पाक को नक्शे से, सेना अपनी जीतेगी जंग, सेना अपनी जीतेगी जंग, सेना अपनी जीतेगी जंग, सेना अपनी क्या जीतेगी। बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बेहद सुंदर। और आपने बसंत की बात की है, तो जो मैंने अभी नई नई रचना लिखी है, जी बसंत का स्वागत करती हुई, वो भी एक रचना आपको दे देता हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बसंत के स्वागत। बसंत के स्वागत में है, देखिएगा बसंत में क्या क्या चीजें होती हैं। जी लोग बसंत पे रचनाएं लिखते हैं, वासंतिक रचनाओं में जो लोगों ने प्रेमी, वही एक प्रेमी प्रेमिका और ये और वो उसी का पूरा लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरी ये रहती है कि मैं कुछ हट के लिखूं लोगों से। जी तो मैंने जो लिखा है उसमें मैंने एक एक लाइन में हर चीज का समावेश करने की कोशिश की है। और आप ये जी देखिएगा कि मेरा प्रयास कहाँ तक सफल हुआ है। जी, ध्यान दीजिएगा। जरूर स्वागत। और फूली देख के पीली सरसों, और फूली देख के पीली सरसों, खुशियां हुई अनंत। ओए फूली देख के पीली सरसों, हो, क्या बात है, और फूली देख के पीली सरसों, खुशियां हुई अनंत। और फूली देख के पीली सरसों, खुशियां हुई अनंत। हाँ रंग रंग और मस्ती ले, रंग रंग और मस्ती ले, आया मधुमास बसंत। क्या अरे बात रंग है, रंग बहुत और खूब। मस्ती ले, आया मधुमास बसंत। और पंक्तियां देखिएगा। अरे हर क्यारी हर खेत पुबन, हर क्यारी हर खेत पुबन है, लहर लहर लहराए। अरे हर क्यारी हर खेत पुबन है, लहर लहर लहराए। और नव कलियों पर छाया यौवन, और नव कलियों पर छाया यौवन, फूल फूल मुस्काए। हाँ फूल फूल क्या बात है, मुस्काए। बहुत खूब। कामदेव ने फिर अपने, कामदेव ने फिर अपने नैनों के बाण चलाए। अरे कामदेव ने फिर अपने नैनों के बाण चलाए। प्रेम की धुन पर चंचल भौरे, प्रेम की धुन पर चंचल भौरे, थिर के ताल लगाए। और थिर के ताल लगाए। और कुहुक कुहुक काली कोयलिया, कुहुक कुहुक काली कोयलिया, पंचम सुरह लगाए। अरे कुहुक कुहुक काली कोयलिया, पंचम सुरह लगाए। हर छिपी हरे पत्तों में बैठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी, गीत मिलन के गाए। और गीत मिलन के गाए। और बात है, मौसम का बहुत वर्णन खूब। किया है कि बसंत जी में जो मौसम होता स्वागत। है, वो ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो उस पे मौसम का भी वर्णन देखिएगा कि जी ना स्वागत। गर्मी ना सर्दी, और ना गर्मी ना सर्दी, प्यारा मौसम बड़ा सुहाए। ना गर्मी ना सर्दी, प्यारा मौसम बड़ा सुहाए। फिर देख गगन में चांद चकोरी, फिर देख गगन में चांद चकोरी, मन ही मन ललचाए। और मन ही मन ललचाए। और आगे देखिएगा कि जी इसी बसंत से जुड़ा हुआ होली का भी त्योहार है। बसंत जी पंचमी जिस दिन होती है, उसी दिन से होली की भी धूम शुरू हो जाती है। तो उस पर भी जी, पंक्तियां दी हैं। क्या, खम्भ गड़ गया होली का, अरे खम्भ गड़ गया होली का, फिर दिन फागुन के आए। अरे खम्भ गड़ गया होली का, फिर दिन फागुन के आए। प्रेम के रंग में रंगी टोलियां, प्रेम के रंग में रंगी टोलियां, खूब कबीरा गाए। अरे क्या खूब बात है, बहुत कबीरा खूब। गाए, ओ खूब कबीरा गाए। और आगे देखिएगा, इसी से जुड़ा एक और त्योहार है, शिवरात्रि का त्योहार। जो जी बसंत हालांकि खत्म हो रहा होता है, शिवरात्रि आती है, लेकिन उल्लास वही रहता है बसंत का। तो जी, शिवरात्रि बिल्कुल वो दिन बिल्कुल। था जब भोले बाबा ने गौरा से विवाह रचाया था। शिव पार्वती का विवाह हुआ था। उस दिन शिव पार्वती की बहुत सी जगहों में बारात भी निकलती है। तो उसमें वर्णन कर रहा हूँ। अब भोले बाबा ले बारात, अरे भोले बाबा ले बारात, गौरा को ब्याहने आए। अरे भोले बाबा ले बारात, गौरा को ब्याहने आए। अरे नंदी भृंगी बने बराती,
नंदी भृंगी बने बराती, झूमे नाचे गाए, अरे झूमे नाचे गाए। और यूं जग में है हो, क्या बात है। बहुत और खूब। यूं जग में है हरदम कितने मौसम आए जाए, और यूं जग में है हरदम कितने मौसम आए जाए। पर बसंत की बात अलग है, पर बसंत की बात अलग है, सबके मन को भाए, ये सबके मन को भाए, ये सबके मन को भाए। और अंतिम जी देखिए पंक्तियां। गुमनाम कवि, गुमनाम कबीर तुराज के स्वागत में बाहें फैलाए, गुमनाम कबीर तुराज के स्वागत में बाहें फैलाए। और जी भर कर जी ले इस पल को, जी भर कर जी ले इस पल को, ये फिर लौट न जाए, अरे ये फिर लौट न जाए, अरे क्या ये बात फिर है। लौट न जाए, अरे ये फिर लौट न जाए। क्योंकि बसंत जो है केवल साल में एक ही बार आता है, हर जी बार जी बसंत जी नहीं आता है। बहुत बहुत जी शुक्रिया, जी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जी। खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए सर, और एक सवाल, रंगभूमि फेसबुक मंच के द्वारा आप क्या करते हैं सर, और किस तरह देखिए से। हाँ मैं आपको बताऊं, एक्चुअली जो ये रंगभूमि फेसबुक मंच की स्थापना जो मैंने करी थी, इसमें भी जी कहीं ना कहीं मेरा ये था कि मैं तमाम जो है देश विदेश के अच्छे रचनाकारों को, नए भी हों जिसमें पुराने भी हों, उनको जोड़ूं, एक ऐसा मंच तैयार करूं जहां पर जी लोग जो हमारे समृद्ध रचनाकार हैं वो नए रचनाकारों को कुछ सिखा सकें, और नए रचनाकार उनसे कुछ सीख सकें। जी एक्चुअली मैं व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप चलाया करता था, वो मेरा ग्रुप बहुत सक्सेस चलता था। उसमें देश विदेश के तमाम रचनाकार जुड़े थे। उसका नाम था हमारा जो है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स अच्छा। के नाम से उसमें मेरा ग्रुप चलता था, बहुत अच्छा ग्रुप चलता था। किंतु मैं यहाँ ये हमारा जो है पटल, अंतर्राष्ट्रीय पटल है, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा। उस पटल में हमारे दो कवि ऐसे जुड़ गए थे जिनके आपसी झगड़े में मतलब उस पटल की गरिमा हमारी बहुत खराब होने लगी, और उनके जो है तूतू मैमे के चलते मुझे बहुत अफसोस के साथ अपने उस पटल को बंद करना पड़ा। मेरे पास जो है कोई चारा नहीं रह गया था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत, लेकिन उन लोगों ने साहित्य का जो है बिल्कुल रास्ता ही छोड़ दिया, साहित्य का रास्ता छोड़ करके वो मतलब एक आम जो है आदमी के उसमें उतर आए, और मतलब अशोभनीय भाषाओं का भी इस्तेमाल करने लगे। तो मेरे लिए जो है कुल मिलाकर के और कोई चारा नहीं बचा, तो मैंने फिर अपना वो व्हाट्सएप का पटल बंद किया। और उसके बाद में तब मैंने रंगभूमि की स्थापना फेसबुक पे करी थी। तो उसमें मेरा यही मकसद रहता था कि मैं अच्छे रचनाकारों को जोड़ूं, और काफी हद तक इस प्रयास में मैं सफल हुआ। और एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे बहुत ही अभिन्न मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी, और जी जी जिनका जी मेरा आप जी ये कह सकते हैं कि हम और वो दोनों ही लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जी मैं हेड हूं तो वो टेल है, वो हेड है तो मैं टेल हूँ। हम दोनों एक जी सिक्के के दो पहलू हैं जो शायद कभी अलग नहीं हो सकते, ईश्वर ना करे जी कभी हमारे बीच में वो चीज आए जो हमें अलग होना पड़े। तो उनका भी एक ग्रुप चलता था, मतलब नवोदय के नाम से, नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच। तो उनका भी काफी सहयोग मुझे मिला। तो हम दोनों लोग मिल करके एक हुए, हम दोनों ने एक होके नवोदय और रंगभूमि को आपस में एक किया, और मिला करके हमने पूरे लॉकडाउन के दौरान काफी लाइव प्रोग्राम करवाए, काफी लाइव रचनाकारों को आने का मौका दिया। हमारी कोशिश आज भी चलती है कि हम धीरे धीरे करके मतलब जो है नए रचनाकारों को लाते जाएं, नए रचनाकारों को लोग सुने, और समृद्ध रचनाकारों को भी हम मंच देते हैं। ऐसा नहीं कि केवल नए को ही देते हैं, समृद्ध रचनाकार, नए रचनाकार जो भी अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उन सबका हमारे मंच पे स्वागत है। तो उनको हमने जोड़ा, जोड़ के उनको तमाम हमने लाइव करवाए। और जी उसके बाद में स्थिति ये रही कि धीरे धीरे करके हम लोग का मंच काफी समृद्ध हो गया, काफी मतलब जहां भी लोग फेसबुक खोलते थे तो नवोदय और रंगभूमि सबसे ऊपर दिखाई देता था कि जी रंगभूमि और जी नवोदय चल रहा। किसी की शायद बुरी नजर लगी, हमारे जो बड़े भाई हैं अस्थाना जी, उनकी फेसबुक आईडी, उनका व्हाट्सएप, उनका फोन सब हैक हो गया। और सब जी हैक होने के बाद में जो है हमें ना चाहते हुए भी अपने नवोदय के पटल को बंद करना पड़ा। और नवोदय के पटल को बंद करके उसमें जो कुछ हमारा जितना था उस सारे समावेश को हमने रंगभूमि में कर दिया। और बाद में हमने रंगभूमि का नाम बदल के फिर नवरंग फेसबुक मंच कर दिया। और लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे करके
चीजें सब स्टैब्लिश हुई, तो अभी हमने फिर से दोबारा नवोदय की शुरुआत कर दी है। नवोदय मंच कर लिया है। हमारे महेश अस्थाना जी की मैंने एक दूसरी आईडी तैयार करी, उनको दूसरी आईडी से मैंने जो है लाइव करवाया, और उनको जो जी है नवोदय साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच हमारा फिर से जीवंत हो उठा है। आज की डेट में जी जीवंत है, फेसबुक पटल पे दिखाई देता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो इतना लंबा अंतराल रहा उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान तो हमें भी हुआ है। लेकिन धीरे धीरे करके, जी और यही कारण रहा कि फिर मैंने जो हमारे ग्रुप के लाइव काव्य पाठ होते थे उनको मैंने अपने फेसबुक पेज पे करना शुरू कर दिया। हमने द ग्रुप पे सो लाइव में काव्य पाठ बंद करके। जी सो मैन मनोज कुमार मनोज अग्रवाल वाली जो ग्रुप है वो आपकी है? जी जी जी, जो डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के नाम से पेज है वो मेरा जी पेज है। तो जी हमारे नवोदय और रंगभूमि के जितने भी वेटेड साहित्यकार थे जो थे उनको हमने पूरा कलेक्शन किया और सबको डेटे जी दी। और आज भी मैं आपको बताऊं कि हमारे पास आधा मार्च तक हमारा आज भी फुल है। हमारे आधे मार्च तक हमारे पास कोई डेटे नहीं है कि यदि कोई साहित्यकार हमसे कहे कि हमें आप स्पीच पढ़वा दीजिए तो हम 15 मार्च के बाद ही उनको ऑब्लाइज कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास समझिए आप लोगों का जो है शुभकामनाएं हैं और प्यार है हमारे जो है चाहने वालों का कि हमारा ये पटल अभी 15 मार्च तक पूरा फुल है। हमारे पास साहित्यकारों को हमने डेटे दे रखे हैं जी जिनके लाइव काव्य पाठ लगे हुए हैं। तो जी मतलब बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का इतना स्नेह मिलता है, इतना आदर मिलता है, इतना प्यार मिलता है। बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग हैं तो मैं हूँ। डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी कुछ नहीं है, नथिंग। आई एम नथिंग। मैं कुछ नहीं हूँ। তোমরা আছো তো আমি আছি। তোমরা না হলে নিশ্চয়ই। আমার কোনো একদম অস্তিত্বই নেই। আমি কিছু না। যা ঠিক কিছু বলছেন আছে আপনি, আমার ফ্যান্সরা আছে। একদম ঠিক আর বলছেন। হ্যাঁ, এবার আর বলুন যে আগে তো আপনার আগের প্ল্যানিংটা কি আছে, আগে ভবিষ্যৎ হ্যাঁ প্ল্যানিংটা আপনার কি আছে? ভবিষ্যতে আপনি কি দেখুন করবেন, সাহিত্যিক দুনিয়াতে কি করবেন, কি কি করবেন আপনি? দেখুন ভবিষ্যৎ যে প্ল্যানিং আছে, ভবিষ্যৎ প্ল্যানিং তো সবচেয়ে বড় প্ল্যানিং তো আমার নিজের ফ্যামিলিকে নিয়ে আছে। আগে আমার ছেলে মেয়ে দুইজনই স্টাবলিশ হয়ে যাক। আর তার হুম সাথে হুম সাথে তো আমার মানে এটা সাহিত্য যাত্রা তো চলছেই। আর সাহিত্য যাত্রার জন্য আমি মানে যেটা লিখছি যা কিছু করছি, কিন্তু আগে অনেকগুলি প্রজেক্ট আমার একটা আমার প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে গেল। খুব বড় প্রজেক্ট, মস্ত বড় প্রজেক্ট ছিল আমার। দ্য মেলোডিয়াস ভয়েস অফ ইন্ডিয়া, প্রাইড অফ নেশন আমি লঞ্চ করেছিলাম। সেরকম জি কোনো প্রজেক্ট আজ পর্যন্ত আসেনি। মানে এতগুলি আচ্ছা এতগুলি আপনার রিয়েলিটি শো চলছে সিঙ্গিং এর, কিন্তু সেরকম রিয়েলিটি শো আজ পর্যন্ত কারোরই আসেনি। আমি একদম ডিফারেন্ট টাইপের একটা রিয়েলিটি শো অর্গানাইজ করেছিলাম। আর তার হুম হুম মানে দুটো অডিশনও করে গেছিলাম। লখনৌ আর কানপুর সিটিতে দুটো অডিশন করেছিলাম। খুব সাকসেস জি অডিশনও হয়ে গেছিল। কিন্তু কি হয় কি যখন কোনো কিছু লোকেরা জানতে পায়, আমার একজন যে ফাইন্যান্সার ছিলেন, আমাকে যে ফাইন্যান্স করছিলেন, ওনারই মনটা খারাপ হয়ে গেল। আর উনি মানে আমার কনসেপ্টটা ক্যাপচার করাতে লেগে গেলেন। কনসেপ্ট ক্যাপচার করে আমি করে নিয়ে যাই, এইসব চলতে থাকে এই ফিল্ডে, এইসব অনেক হয়। কিন্তু অনেক কিছু। আমার ভাগ্যটা ছিল আমার কনসেপ্টটাকে ক্যাপচার করতে পারেননি উনি। কিন্তু আমাকে সেই কনসেপ্টটা ড্রপ করতে হলো, ওই কনসেপ্টটা হতে পারেনি আমার। খুব বড় কনসেপ্ট ছিল। আর যদি ওটা আসতো, যদি ওটা অন এয়ার হয়ে যেত, তা মানে আমি সত্যি বলছি কি অনেক লোকেদের আমি প্ল্যাটফর্ম দিতাম। আমি মানে 81 সিটিজে তার অডিশন রেখেছিলাম। 81 সিটিজে অডিশন ছিল পুরো ইন্ডিয়াতে, 81 সিটিজ। আর তাতে মানে অনেক খুব বড় মানে এত পুরো ওর আমি সবকিছু প্ল্যান করে সবকিছু পুরো প্ল্যানিং আছে আমার। যদি বাহ, ভবিষ্যতে কোনো कोई बात যদি नहीं, আমাকে आगे ভালো जरूर सफलता मिलेगी। হুম आगे আর जरूर একটা सफलता मिलेगी। ফিল্ম ওই ফিল্ম লঞ্চ করতে যাচ্ছিলাম, তো ওই করোনার জন্য ফিল্মটাও রয়ে গেল। কিন্তু আগে যদি वो भी होती रहेगा। সবচেয়ে বড় হচ্ছে কি সবকিছু যদি ম্যানেজ থাকে, তা আগে আমার যে স্বপ্নটা হচ্ছে, আমার স্বপ্ন মেন তো হচ্ছে কি আমি দ্য মেলোডিয়াস ভয়েস অফ ইন্ডিয়াকে একবার আবার ফের থেকে আমি সেটাকে লঞ্চ করতে চাই। যদি কেউ ভালো ফাইন্যান্সার আমাকে হেল্প করে, যদি ওদের মানে কোটি কোটি টাকার প্রজেক্ট হচ্ছে। जी এটা না सर। যে লক 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 2 লক্ষ টাকার প্রজেক্ট না, অনেক কোটি টাকার। ওতে অনেক ठीक है। খুব বড় আমাকে ফাইন্যান্সার চাই। হ্যাঁ, যদি কেউ हम्म। ফাইন্যান্স করতে আমাকে ভালোভাবে যদি কেউ রেডি হয় তো আমি সেটা করব, নিশ্চয়ই করব। আমি আজ অব্দি মানে আমি ওই রকম পার্সন না যে আমি হেরে বসে যাই। আমি হার মানি না जी কোনোদিন। सर।
ওই একটা हाँ, দুটো यही দুটো आपको লাইন। जीत की ओर ले जाएगी। আর আর यही আমি आपको जीत की আমি ओर ले जाएगी। হ্যাঁ কি और বলছেন? आपकी यही सोच, यही जज्बा आपको जीत की ओर ले जाएगा सर एक दिन। बस। और मेरा तो सोचना है क्या, तो थोड़ा बंगला पे आ गए तो मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा अपने जो दादा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक गीत है, उसकी दो पंक्तियां मैं उसी पे ही चलता हूँ। मैंने तो उस पे जी अपना जीवन बिल्कुल ढाल बिल्कुल। रखा है कि जी बिल्कुल। आपने भी सुना होगा, बहुत प्यारा सा गीत है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ आगे না से क्यों আসে, आए, তবে একলা तो চলো एकला রে। चलो रे। एकदम ठीक। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না आगे আসে, তবে একলা तो চলো एकला রে। चलो रे। একলা চলো, একলা চলো, एकला একলা चलो, চলো एकला রে। चलो रे। যদি তোর एकदम ठीक। ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো एकला রে। चलो। जी तो बिल्कुल सही। अब मेरा तो ये फंडा रहता है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलता जाऊंगा। अगर लोग चलता जाओ। साथ आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो मैं जहां तक चल पाऊंगा वहां तक चलूंगा, जब वहां तक तक मेरा चलो। आखिरी कदम। और इसी पे मैंने जो है एक जो है वो दे रहा हूँ चार पंक्तियां। मैंने जी हालांकि एक किसी शराबी को देख के लिखी थी। शराबी को मैंने जी देखा था तो मुझे पंक्तियां मैंने मेरे जहन में आई। और मैंने कहा यार सबसे मस्त तो शराबी है, इसे जमाने की फिक्र नहीं रहती, साला हम लोग हैं टेंशन में है, कभी कभी आ जाते हैं। तो उसमें क्या पंक्तियां आई थी कि जी, जरूर गमे दो जरूर। जहां में, गमे दो जहां में गर जीना है तो ए गुमनाम, गमे दो जहां में गर जीना है तो ए गुमनाम, सब गम भुला के, सब गम भुला के मुस्कुरा के जी, और जो गमों को भुला दे साकी, जो गमों को भुला दे साकी, वो तो है शराब, लगा ले होठों से प्याला उठा के पी, प्याला उठा के पी। ये क्या बात अलग बात है है। कि मैंने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। बहुत ही मैं अच्छी है। आपको बता दूं कि अपनी लाइफ में मैं पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब हर चीज से दूर हूँ, किसी भी नशे की तरफ नहीं गया। मेडिकल कॉलेज जाने के बावजूद, अपने इस फील्ड में रहने के बावजूद, आज तक कोई स्कैंडल मेरे नाम के साथ नहीं जुड़ा। इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। कोई स्कैंडल मेरे बहुत नाम पे अच्छी। नहीं है कि इतने फील्डों में आने के बावजूद भी आज तक डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी का नाम किसी स्कैंडल में फंसा हो, हर स्कैंडल से दूर रहा मैं। सिर्फ मैंने अपने चलिए, काम को सर्वोपरि माना, आज भी मानता हूँ। ईश्वर हमेशा आपके जी संग रहेंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जी आज के नवांकुरों के लिए आपकी कोई संदेश कुछ कहना चाहेंगे आज के जी। जनरेशन के देखिए लिए, मैं नवीन के संदेश देना चाहूंगा, और संदेश में ये देना चाहूंगा कि आप लोग अपने टैलेंट पे ज्यादा भरोसा करें। इस पे भरोसा लिए? ना करें कि आपका कोई गॉडफादर बनेगा। हाँ, जी कोई अगर आपको अच्छा आपकी नजर में आता है, आपको लगता है कि कोई आदमी निस्वार्थ भाव से आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसको अपना गॉडफादर बना सकते हैं, उससे आप राय ले सकते हैं, उसके सजेशंस ले सकते हैं। और मतलब पहले आप अपनी प्रतिभा को पहचाने। देखिए बुरा मत मानिएगा मौसमी जी, एक बात कहना चाहूंगा कि जो आजकल का ये ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा इतने लाइव जो चल रहे हैं, तमाम पटल खुल गए हैं। और बहुत से जो है नए नए लड़के आ रहे हैं, मैंने देखा उनको एबीसीडी नहीं आती, साहित्य का कोई ज्ञान नहीं है, ना उनको लिखने की जी तमीज है। उन्होंने दो लाइनें लिखी और अपने नाम के आगे जोड़ लेते हैं फलाना कवि और धमाका कवि। और वो एक पता चला आज वो मैजिक मैन के पटल पे पढ़ के गए, उनको लगा अरे मैजिक मैन पे मैंने पढ़ा था यार, मैजिक मैन पे मुझे सुनने वाले 50 लोग जुड़ गए थे, अरे क्या करना है यार, मैं अपना पटल खोल लेता हूँ। वो गए तुरंत, उन्होंने दूसरे दिन जाके अपना एक पेज खोल लिया, उस पे काव्य पाठ शुरू कर लिया। तो मैंने इस जी पर भी एक रचना लिखी थी, मैंने इस पर भी जी एक, और मैं शायद वो रचना दूंगा। और वो रचना जी। एक बार मैं चाहूंगा, आपकी इजाजत अगर मुझे मिल जाए तो उस रचना को जरूर देना चाहूंगा। हाँ सर, तो जल्दी से सुना देखिए, दीजिए। जी जी जी, क्योंकि वो रचना ही मैं समझूंगा कि लोगों के लिए खुराक का काम करेगी वो रचना। 2 सेकंड। जी जरूर। जी देखिएगा, इसी पर मैंने जी रचना जरूर अपनी जरूर। लिखी थी स्वागत। कि हो रही स्वागत। व्यथित कविता बेचारी, हो रही व्यथित अमिता कविता का बेचारी। बहुत जी लोग जुड़े अमिता हैं। शुक्ला जी, आपका बहुत अमिता बहुत जी, स्वागत है।
अमिता शुक्ला जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है अमिता शुक्ला जी। और मैं आपको अपनी ये रचना दे रहा हूँ, और यही रचना मेरा संदेश है लोगों के लिए कि इस पे जी अमल जरूर करें जरूर। और अमल करके आगे बढ़े। देखिएगा, जी जरूर। हो रही व्यथित कविता बेचारी, हो रही व्यथित कविता बेचारी, अपनी यूं दुर्दशा को देख। हो रही व्यथित कविता बेचारी, अपनी यूं दुर्दशा को देख। और जो कल तक ना पढ़ना जाने, जो कल तक ना पढ़ना जाने, वो आज चले हैं लिखने ले, वो आज चले हैं लिखने ले। आप लिखिए, मैं लिखने को मना नहीं करता हूँ। अगर आप नए हैं, आप लिखेंगे नहीं, आगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपकी जो गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट करिए। आप किसी अच्छे गुरु का जो है सानिध्य लीजिए, उससे अपनी गलतियों को सही करवाइए, उसके सानिध्य में रहे कि आप आगे बढ़े, तो जी बेहतर है। जी जी लेकिन आप यदि खुद सर्वे सर्वा बन के बढ़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वही कह रहा हूँ जी कि जो कल तक ना पढ़ना जाने, वो आज चले हैं लिखने ले। और जी। कहलाते हैं कभी खुद को, कहलाते हैं कभी खुद को, पर रचना का आधार कहाँ। कहलाते हैं कभी खुद को, पर रचना का आधार कहाँ। अब कहलाते हैं कभी खुद को, पर रचना का आधार कहाँ। अब पहले जैसी, अब पहले जैसी काव्यों में, अब पहले जैसी काव्यों में बहती है रसधार कहाँ। अब वाह पहले क्या बात जैसी है, काव्यों में बिल्कुल सही। बहती है रसधार कहाँ। और जी अंतिम देखिएगा, जो आजकल इतने पटल खुल गए हैं उन पे मैंने कहा है कि मंडी में सब्जी के जैसे, मंडी में सब्जी के जैसे हुई कवियों की भरमार यहाँ। मंडी में सब्जी के जैसे हुई कवियों की भरमार यहाँ। तभी तो अब साहित्य में उनके, तभी तो अब साहित्य में उनके दिखती है वो धार कहाँ, दिखती है वो धार कहाँ, दिखती है बिल्कुल वो धार। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मेरा कहने का ये बहुत मतलब है, बहुत। संदेश मेरा यही है कि आप अपनी प्रतिभा जी। को पहचाने, उसको ग्रूम करें, किसी अच्छे गुरु का जो है सानिध्य लें। आज यदि आपको हम्म, कोई समस्या है तो आप जिसको समझते हो कि वो इसके लिए उपयुक्त है, उनसे आप अपने टैलेंट के बारे में जो है चर्चा करें। वो आपको निखारेगा, वो आपको निखार जी के, जी, क्योंकि सुनार ही जो है वो सोने को निखारने का काम करता है। आप सोना हो, बिल्कुल। लेकिन आप अपने गुण को पहचानो। और हम्म। यदि आप वैसे ही जाके भट्टी में बैठ जाओगे तो आप पिघल के बह जाओगे। तो जी मेरा कहने का है, आप अपनी प्रतिभा को पहचाने, प्रतिभा को पहचान के आप कार्यान्वित हो, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। बाकी हम लोग हैं मैजिक, हमारे नरेश चंद जोशी जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दसियों हजार लोग अब तक इस पटल पे जो है आ चुके हैं। उन्होंने नवागुणों को भी जो है दिया है जी हाँ, स्थान यहाँ पर, और आगे भी वो करते ही जा रहे हैं। और मैं देखता हूँ इस पटल पे 24 घंटे जो है वो नए सब नए कुछ लोगों को प्रोग्राम लाते करते हैं, हैं। नए नए लोगों के कार्यक्रम चलते रहते हैं। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, बहुत उनका जो शुक्रिया अदा करता हूँ कि नए लोगों को इस तरह से वो घूम दे रहे हैं। हमारा भी यही कार्य है, हम भी अपने पटल पे जो है कोशिश कर रहे हैं। हमने कभी नहीं मना पाया। मेरे पास तमाम लोगों के फोन आते हैं, तमाम नए शायर, नए कभी मुझे फोन करते हैं कि सर हम आपके पटल पे पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उनको ये जरूर कह देता हूँ, भैया आपका स्वागत है। जो डेटें मेरी चल रही होती है मैं उनको बता देता हूँ, भैया इस डेट तक हमारा पटल फुल है, इसके बाद में आपको जो है हम्म, जरूर जरूर। और मेरे पास उनके नाम नोट करता हूँ, उनके एड्रेस नोट कर लेता हूँ, जहां भी मेरे को समय मिलता है जी तो मैं उनको आमंत्रित जी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि जी हम आपको समय देंगे, जरूर ग्रुप करेंगे। जी मौसमी जी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रस्तुत पटल पे आने का और आमंत्रण स्वीकार करने का और इतनी सारी बातें बताने का, और इतनी जज्बा रखते हैं आगे भी चलने के लिए, इतने अच्छे से आप तैयार हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, जितने बहुत बहुत श्रोतागण जो भी सुन रहे हैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत सर बहुत कहें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते बस केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको जरूर जय हिंद जरूर। करूं, उससे उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि कल खेल में हम हो ना हो, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में गर्दी। तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे वो भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। होंगे क्या बात यही है। अपने निशां, इसके सिवा जाना कहाँ, इसके सिवा जाना जाना था। कहाँ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे। जय जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।